अच्छा, तो वो तो रोज कॉलेज जाता है ना सुभंजन, तो उसके लिए मैनेज करना होगा मेरा तो काफी लंबा है। वाईफाई वाले ने, मैं उधर था एमपी में, और मुझे जो है कई लोग आने वाले हैं मस्टू के। आएंगे, आते रहेंगे, तो थोड़ा शुरू करते हैं कि बाकियों को इतना नहीं है, कुछ डाउट वाउट होगा तो पूछ लेंगे। सब लोग पढ़ के बैठे हैं लग रहा है। शुरू के 5-6 में थोड़ा होगा कॉन्सेप्ट। ओके। इस बार पैराडॉक्स में सब मिलेंगे। हाँ यार, पक्का। इस बार सबको आना है, नहीं पिछली बार बस हम 2 लोग आए थे बस। अरे तो इसी में तो मेन है इसलिए। अच्छा, इस बार डीजे नाइट होगा क्या? हाँ हाँ है, टेंशन मत लो। डीजे नहीं। पैराडॉक्स के बारे में सारी जानकारी है, स्केटिंग भी है। भाई स्केटिंग तो साक्षी जी ने ही कर मतलब ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। बिहार से स्केटिंग करके ही आएगी क्या? स्केटिंग से ही आ जाओ। हम नहीं कर रहे, अमित करवा रहे हैं, हम पीआर टीम में। आप अच्छा, तो आप लोग भाई का टीम से स्केटिंग कौन कर सकता है? देखा जाएगा और जो होगा। हम लोगों की मीटिंग फर्स्ट टर्म के बाद हो रही है, फर्स्ट टर्म में हम लोग मीट किया करते थे जबरदस्त। ठीक है, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पहले लीनियर मैपिंग से शुरू होता है, ठीक है सुमंजन? लीनियर मैपिंग क्या है? लीनियर मैपिंग का मतलब ये हुआ कि जो हम इक्वेशन बनाते थे लाइक दैट, जैसे अगर हम दो शॉप का एग्जांपल लेते हैं, एक शॉप है, दो शॉप है, और तुम्हें मान लेते हैं खीर बनाना है। तो खीर के लिए तुम्हें चाहिए दूध, यानी मिल्क, राइस और शुगर। अच्छा, एक छोटा सा बात बोलता हूँ, क्विज 2 का वेटेज क्या रहता है? वो आएगा अभी, वो लोग भेजेंगे। ठीक। तो मान लेते तुम्हें 10 लोगों के लिए खीर बनानी है, तो मिल्क तुम्हें चाहिए मान लेते हैं 3 लीटर, राइस चाहिए तुम्हें 5 kg, शुगर चाहिए 2 kg। यार मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, सॉरी, 2 kg। तो अभी तुमने देखा कि ये जो शॉप वन है वाला है, शॉप टू, शॉप वन वाले का कोई रेट है अलग है, शॉप टू वाले का रेट अलग है। तो शॉप वन वाले का रेट मान लेते हैं पर केजी के हिसाब से इसका है, मिल्क का है 20 रुपीज़, और राइस का है 30 रुपीज़, और शुगर का है 40 रुपीज़। तो और ये हो गया आपका 3, 5 और 2 kg आपको रिक्वायरमेंट है। और शॉप टू का रेट है 25 है, ये 25 ये भी है, और ये 45 है। तो शुभ संध्या आप, मनीष भैया। शुभ संध्या, शुभ संध्या भाई मनीष जी। और यहाँ भी शुरू जस्ट किए हम लोग, ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं हुआ। शॉप वन शॉप टू दो है, तो इससे आपका एक मैट्रिक्स फॉर्म बन जाता है कि आपको अगर शॉप वन से लेना है तो आपका जो टोटल खर्चा आएगा कितना आएगा, 20 × 3, 30 × 5 और 40 × 2, ऐसे कर देंगे। तो अगर हम इसको एक्स वाई जेड मान लेते हैं, एक्स वाई जेड, और ये तुम्हारा, ये नहीं एक्स, हाँ एक्स वाई जेड, और ये तुम्हारा हो गया, उसके कोफिशियंट मान लेते हैं ये इस ए तरीके। मैट्रिक्स को ए मान लेते हैं। हाँ ये ए मान लेते हैं, और ये एक्स हो गया, फिर आपका जो टोटल कॉस्ट आएगा मान लेते हैं वो सी है। तो ए एक्स इज इक्वल टू सी, इसको हम फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये जस्ट वही इक्वेशन टाइप है, उसी को लीनियर मैपिंग कहते हैं। इस तरह के और एग्जांपल है, देख दो एग्जांपल और आएंगे। जैसे एक बुक्स वाला एग्जांपल है कि एक हिंदी बुक्स, बंगाली, या फिर इंग्लिश, ऐसे 2-3 बुक्स है, किसी अलग अलग नेम है, मान लेते हैं साक्षी, अक्षरा, सुवंजन, मनीष। तो इन लोगों ने बुक लिया, तो कौन कौन से बुक लिए, कितनी बुक्स लिए, उस तरह से उनका जो मल्टीप्लाई करके बनता है। जैसे ये जो हमारे सामने एग्जांपल है, राइस पर केजी दाल और ऑयल का है, ABC शॉप है, तो इसकी ये रेटिंग लिखी हुई है। फिर अब रिक्वायरमेंट कितनी है उसके साथ अगर इसकी मल्टीप्लाई कर दें तो ये फॉर्मूला बन जाता है। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसा लिख दिया है। तो यही इसी को लीनियर मैपिंग कहते हैं कि हम जो नॉर्मल एक इक्वेशन लिखते थे उसको हम एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दें, और जो हमारा जो फिक्स वैल्यू रहती थी उसको हम, जैसे जो रेट है हर चीज़ का, उसको x1 x2 x3 इस तरह से लिख दें। तो हमारी जो टोटल कॉस्ट आएगी, जो इस यहाँ पे सी ए करके मेंशन किया है, तो इस तरह का जो इक्वेशन बनता था इसी को लीनियर मैपिंग कहते हैं। मतलब दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन होकर तीसरा चीज़ बन रही है। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ तक के क्वेश्चन जो है वो आप इजी कर सकते हो, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग वाली बात नहीं है। ये एग्जाम में आता नहीं है। आ जाएगा, कोई का आ भी सकता है।
सिंपल हाँ, इसको जो मुझे है, ये फॉर्मूला समझना है, ये ये फॉर्मूला फॉर्मूला ये है कि इसको एक फंक्शन आप कह सकते हो, जैसे फंक्शन x1 x2 xn हो गया, और अल्फा उसका कोफिशिएंट है, अल्फा 1 अल्फा 2 लेके अल्फा n तक, और उसका जो है 1 to n एडिशन कर दिया, x का x j x j का अल्फा 1 अल्फा 2 से अल्फा n से ये किया है। ए लीनियर मैपिंग R3 to R3 कैन बी डिफाइंड एज फॉलोज। इसको एक्सपैंड करिए ना। हाँ कर रहा हूँ, एक मिनट। ये जैसे है x1 x2 xn, हमने इसको दो के लिए एक्सपेंड कर रहा हूँ, x1 x2 कर, तो ये हो गया j इज इक्वल टू हो जाएगा 1 से लेके 2 तक अल्फा 1 xj और अल्फा 2 xj होगा, ये भी होगा 1 से लेके j होगा 1 से लेके n तक। तो क्या होगा, मतलब कि ये हो जाएगा अल्फा 1 x1 और अल्फा 1 x2, और ये होगा नहीं प्लस होगा ये, और ये होगा अल्फा 2 x1 प्लस अल्फा 2 x2, अल्फा 1 होगा, हाँ ये अल्फा 1 x1 अल्फा 1 x2 अल्फा 2 x1 और अल्फा 2 x2। तो ये क्या हो रहा है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, मतलब हमारी जो वैल्यू x1 x2 थी उसमें हमने दो कोफिशिएंट अल्फा 1 से कर दिया, मल्टीप्लाई करके जोड़ दिया। सपोज दैट अब ये दो आइटम मान लो, x1 x2 को ये मान लेते हैं दाल है, ये चावल है, और ये दाल है चावल है, x1 है x2 है, ये x1 x2 है, तो ये अल्फा 1 जो है शॉप 1 की जो रेट है मान लेते हैं वो है, तो ये शॉप 1 का जो हो गया वैल्यू हो गया, शॉप 2 की आपकी वह कॉस्ट हो गई। ये लास्ट वाले में अल्फा 2 x1 प्लस अल्फा n नहीं हो रहा, सॉरी अल्फा 2 xn नहीं हो रहा, और j की वैल्यू 1 से लेके n तक है, n का मतलब 2 है ना, ये n की वैल्यू यहाँ 2 हो गई ना। ठीक। मतलब ये दो केस के लिए, हाँ दो केस के लिए। इसी तरह अगर 3 होगा, मान ऐसे विक्टर फॉर्म में है तो v1 v2 v3 है, तो यहाँ पर अल्फा जो कोफिशिएंट है उसका लेके x1 प्लस अल्फा 2 x2 प्लस अल्फा 3, मतलब x के साथ कांस्टेंट रहेगा ये j, मतलब वो भी बढ़ते जाएगा, बट a1 a2 ऐसे सीरीज में बढ़ते जाएगा। हाँ तो ये क्वेश्चन से ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे अभी मैं क्वेश्चन और लेता हूँ, जैसे इस मैट्रिक्स में लिख दिया, देखो इसी को अल्फा 1 1 1 2 1 लेके n1 m1 एंड x ऐसे लिखा है। एक क्वेश्चन देखते हैं, रुक जाओ। अब ये जो बुक शॉप वाला क्वेश्चन था, ये बुक शॉप का क्वेश्चन क्या है कि बुक शॉप इज ऑर्गेनाइजिंग एन ईयर इंड सेल, प्राइस ऑफ एनी बंगाली हिंदी तमिल उर्दू बुक फिक्स है, फिर रेस्पेक्टिवली लेट T of x y z w denote the total price of x number of Bengali book, y number of हिंदी बुक और z नंबर ऑफ तमिल बुक और w नंबर, मतलब हिंदी के लिए हो गया x यूज किया, नहीं बंगाली के लिए x किया है, y किया है हिंदी के लिए, z है तमिल का और w है उर्दू का। तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखा है, ऐसे कॉलम बना के लिख दिया। अब ये हो गया आपका x, ये हो गया y, ये हो गया z और ये हो गया w, और ये अलग अलग नाम है लोगों के। तो उन्होंने बंगाली की 3 बुक खरीदी है संप्रीता, और उर्दू की 2 बुक खरीदी है, तो उसके लिए हिंदी का कोफिशिएंट 0 हो गया, तमिल का कोफिशिएंट 0 हो गया। तो अब इसकी जो वैल्यू है, पर वैल्यू जो है x y z w की यहाँ पर लिखी हुई है। क्वेश्चन में दिया था 200 180 230 250, 200 और 180 230 250, 180 230 और 250। तो अब बंगाली वाला अगर 200 है तो 200 इंटू 3 हो जाएगा, हिंदी वाला का 0 बुक है तो 180 0 0 हो जाएगा। इस तरीके से इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। अब जैसे यहाँ पर उसने पूछा है, पहला ऑप्शन है व्हाट विल बी द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर टी एक्स वाई जेड डब्ल्यू का एक्सप्रेशन क्या होगा। ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 ये दिया। ऑप्शन 1 है 200 180 230 250 एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, ये सही है कि एक्स वाई जेड डब्ल्यू, ये सही है कि 200x 230 वाई 180 जेड, 200x 180 वाई 230 जेड 250 डब्ल्यू, ये है। और इसमें कोई कंफ्यूजन फर्स्ट वाले में?
नहीं, उसमें तो पूरा ही गलत है, वो तो हर एक के साथ एक वेरिएबल आ जाएगा। हाँ ठीक है। हम्म। ओके, तो सेकंड है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट द टोटल प्राइस ऑफ द बुक्स परचेज बाय संप्रीता। अब संप्रीता का देख लेते हैं क्या है। संप्रीता का 3 बंगाली है, 2 उर्दू है, यानी 200 और 250। तो टोटल प्राइस ऑफ द बुक्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 3002 3002 का ट्रांसफॉर्मेशन जो होगा होगा 3 इंटू 200, 0 इंटू 180, 0 इंटू प्लस 0 इंटू 230 और प्लस 2 इंटू 250। ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा। इसको एक्सपेंड वो तो टोटल कॉस्ट हो जाएगा ना। हाँ, तो मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म में लिखा। अगर इसको जब क्वेश्चन आप नेक्स्ट करेंगे तो इसको एक्सपेंड करने के लिए ये यूज करते हैं, 3 इंटू 200 ऐसे करके, इससे यही इक्वल टू होगा इसके। ओके, नेक्स्ट। टफ क्वेश्चन में चलते हैं, ये तो आ रहा है। हाँ, अब आता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये लीनियर मैपिंग का ये था। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपका वेक्टर स्पेस के रिगार्डिंग है। ये फंक्शन t जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, वेक्टर v टू वेक्टर w, उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है बिटवीन टू वेक्टर स्पेसेस v एंड w, इज सेड टू बी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इफ फॉर एनी टू वेक्टर्स v1 एंड v2 इन द वेक्टर स्पेस v फॉर एनी स्केलर c जो है रियल नंबर है, फॉलोइंग कंडीशन होल्ड। मतलब इसके बारे में हमने थोड़ा चर्चा किया था लास्ट सेशन में कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। कि अगर एक वेक्टर स्पेस से दूसरे वेक्टर स्पेस में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, तो हम इसका कोई भी 2 वेक्टर लेते हैं v1 और v2 और उनका एडिशन करके उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं और उनका अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन करके एडिशन करते हैं, तो दोनों चीज़ें सेम होंगी। इसका मतलब ये हो गया इस लाइन का। और दूसरे लाइन का मतलब हो गया कि स्केलर वाला जस्ट नॉर्मल जो आपका वेक्टर स्पेस पे लागू होता है, स्केलर यूजुअल एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन, वही चीज़ें। ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन इसमें जो समझने में मुझे भी काफ़ी लगा था टाइम कि कैसे हो रहा है, और आई गेस कि तुम लोगों को भी टाइम दिक्कत हुई होगी समझने में कि कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। इसको समझते हैं। अब जैसे यहाँ पर मैपिंग है R2 टू R2 एक्स वाई इक्वल टू 2x, y। अच्छा, यहाँ एक डाउट है। हाँ बोलो। जैसे t ऑफ एक्स वाई भी है ना, तो पूरा t ऑफ v1 मतलब वो वेक्टर ही है ना, एक्स वाई बस v1 है, मतलब वेक्टर 1 ऐसा बोल रहे हाँ, वेक्टर 1 है, ठीक है। हाँ, बस वही था, मतलब ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर देखो 2 वेक्टर लिया v1 प्लस v2, तो यहाँ पर x1 y1 और x2 y2 2 लिया है। 2 वेक्टर है ना, तो यहाँ पर इसका ट्रांसफॉर्मेशन जो होगा x1 प्लस x2 एंड y1 प्लस y2 के बराबर होना चाहिए। और t v1 प्लस v2, अब यहाँ पर क्या हुआ देखो, x1 y1 और प्लस x2 y2 का जो ट्रांसफॉर्मेशन लगाया है, तो ये हो जाएगा x1 y1 के ट्रांसफॉर्मेशन है 2x1 प्लस x1 प्लस x2 चाहिए हो गया है एक साथ, और y1 प्लस y2 एक साथ हो गया है। फिर क्या हो गया है कि और x2 लेना जरूरी है? नहीं, x1 x2 यहाँ पर आप कुछ भी ले सकते, तो वेरिएबल है। अरे कुछ भी हो तो अब ये क्या हुआ है, नहीं, अब यहाँ समझो क्या हुआ है। ये हो गया 2x1 y1 और x2 y2, यहाँ हो गया x1 प्लस x2 और y1 प्लस y2 का ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन का क्या है, इक्वल टू कि 2 इंटू एक्स और y। तो यहाँ पर x क्या है, x1 प्लस x2, तो यह हो जाएगा 2 इंटू x1 प्लस x2 एंड y1 प्लस y2, यहाँ पर y के यहाँ पर ये हो गया। तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा 2x1 प्लस 2x2 एंड y1 प्लस y2, ये y2 होगा। ये लाइन समझ में आई? बिल्कुल। तो यहाँ पे कह रहा है कि u1 प्लस v2 इक्वल टू 2x1 y1 प्लस 2x। यहाँ पर ये चेक कर रहा है इस चीज़ को, ये जो दोनों कंडीशन है ना, इसको चेक किया जा रहा है कि हम दोनों को ऐड करके वेक्टर को और उसको ट्रांसफॉर्मेशन करें और अलग ट्रांसफॉर्मेशन करके ऐड करें तो इक्वल आता है कि नहीं। यहाँ पर अलग अलग वेक्टर लिया x1 y1 x2 y2, दोनों को ऐड कर दिया तो हो गया x1 प्लस x2 एंड y1 प्लस y2। अब इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो 2 इंटू एक्स और y, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का ये दिया है फार्मूला, इस हिसाब से ये हो गया।
तो ये हो गया। इधर सुनिए पहले, हाँ जैसे ये 2 वेक्टर है ना, वेक्टर 1 वेक्टर 2, तो पहले वेक्टर 1 वेक्टर 2 को जोड़ना है ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से, हाँ फिर उसके हिसाब से मतलब जोड़ लो पहले, फिर उसको ट्रांसफॉर्म करो, है ना, एक्स हाँ, प्लस ये हमें भी अभी हम लेफ्ट साइड की वैल्यू निकाल रहे हैं। ये लेफ्ट साइड की वैल्यू ये आ गई 2x1। समझ गए। अभी हम राइट साइड का कैलकुलेट करेगा। तो हम्म, राइट साइड का क्या है कि अलग अलग ट्रांसफॉर्म करके जोड़ो। तो अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होगा 2x1y1 और इसका होगा 2x2y2। अब जोड़ दिया तो वही चीज़ आ गया। ठीक है, समझ गए। और स्केलर में भी ऐसे करके तो चेक किया तो ये बताया कि टी इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। वो पता है। अच्छा, ये एक मतलब ये है कि जीरो का वेक्टर का जो होता है उसका ट्रांसफॉर्मेशन जीरो वेक्टर पे जीरो ही ही है। होता है, राइट, गॉट इट। अब यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन है, देख लेते हैं। जैसे है कि R2 टू R2 मैपिंग है x, y से 2x, 0 में। हाँ, और ये ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, वो वाला फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला भी है, सभी है। इसमें क्वेश्चन क्या है, चेक व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैपिंग इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कौन सा है? ये है, फर्स्ट ये है। ये भी है। चेक करना पड़ेगा। वो तो चेक करना पड़ेगा, जो दोनों कंडीशन है ना, इस हिसाब से चेक करना पड़ेगा हाँ, कि आपका वही चीज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। चेक करते हैं। जैसे हम एक को भी चेक करके दिखा देता हूँ, ठीक है? कौन सा करें, तीसरा, चौथा, दूसरा, जो तीसरा बोलोगे? तीसरा करते हैं। ओके, तीसरा करते हैं। एक्स वाई जेड का ये है ना, तो एक्स वाई जेड के लिए हमें 3 वेक्टर लेने पड़ेंगे। x1 और नहीं, हाँ, 2 वेक्टर लेते हैं। एक्स में एक्स वाई जेड तीनों होगा, x1 y1 और z1। और दूसरा 3 वेक्टर लेने पड़ेंगे ना। 3 वाला डायमेंशन है, लेकिन वेक्टर का जो फार्मूला है उसका 2 ही के लिए मैं चेक करना है ना। जो हमारा ये वाला 2 कंडीशन है, इसमें 2 वेक्टर है ना चेक करने के लिए। ये दोनों याद रखो, 2 वेक्टर के साथ चेक करना है। तो हमने ये लिया, एक हमने x1 y1 z1 दिया, तो फिर x2 y2 z2, ठीक है। अभी क्या करना है कि दोनों का ऐड कर दो, तो x1 प्लस x2 हो जाएगा और y1 प्लस y2 हो जाएगा और z1 प्लस z2 हो जाएगा। तो इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, अभी हम लेफ्ट साइड का कैलकुलेट कर रहे हैं कि 4y माइनस जेड, यानी कि 4y माइनस जेड होगा 4y1 प्लस y2 माइनस z1 प्लस z2। ये हुआ, कॉमा, और 3y प्लस 11/19z। 3y मतलब ये हो जाएगा फिर 3 इंटू y1 प्लस y2 और प्लस 11/19 z है तो z की जगह पर z1 प्लस z2 ये हो जाएगा। और थर्ड हो जाएगा 5x, यानी कि 5x1 प्लस x2 माइनस 2 z1 प्लस z2 प्लस 23y1 प्लस y2, ठीक है। अब इंडिविजुअल कर लीजिए। अब इंडिविजुअल के लिए दूसरा कॉलम देखते हैं। अब इंडिविजुअल का जब ट्रांसफर करेंगे तो हमारा x1 y1 z1 का क्या होगा, 4y y1 माइनस, कलर सही, माइनस z1, हाँ, 4y1 माइनस z1 माइनस z1 और ये हो जाएगा 3y1 प्लस 11/19 z1 z1 5x1 5x1 माइनस 2 z1 2z1 23y1 इसी के साथ ही सर प्लस 23y1। इसी तरह अगले टर्म में y1 z1 पर x2 y2 z2 रहेंगे, और अगले और बीच में रहेगा प्लस का साइन। ऐड कर दीजिए। तो जब ऐड करेंगे तो 4y1 माइनस z1 यहाँ पे है, और उसमें होगा 4y2 माइनस z2 और उसमें होगा 4y3 माइनस z3। तो नहीं सॉरी, 2 हमारे पास है ना, y1 y2 2 ही तो है। तो ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा पहला 4y1 प्लस y2, 4 कॉमन हो जाएगा, और माइनस z1 इसका और माइनस z2 उसका एक साथ आ जाएगा, माइनस z1 प्लस z2, माइनस कॉमन ले लेंगे तो समझ में आ रहा है। ये हम दूसरा प्लेन पेपर पर करें।
नहीं ठीक है, समझ में। हाँ, इसी तरह जो सेकेंड टर्म है यहाँ पर 3y1 प्लस 11/19 z1 है, दूसरे वाले वेक्टर के साथ होगा 3y2 प्लस 11/19 z2 होगा। तो 3 कॉमन ले लेंगे तो y1 प्लस y2 हो जाएगा, 11/19 z1 प्लस z2 हो जाएगा, ये सेकंड वाला एलिमेंट आ जाएगा। एंड इसी तरह थर्ड वाला भी आ जाएगा, तो इक्वल होगा। अब इक्वल कब नहीं होगा वो ध्यान दें। इस केस में भी इक्वल होगा, इस केस में भी इक्वल होगा, इसमें भी हो जाएगा। इस केस में इसमें हो जाएगा भाई, इसमें भी हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा। अभी देखते हैं क्वेश्चन आएगा जिसमें इक्वल नहीं होगा, जिसमें प्लस साइन रहता है, जिसमें ये क्या है, कांस्टेंट प्लस कर दिया होता है। इमेज ऑफ द वेक्टर इन द बेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस। ठीक है, तो यहाँ पर R2 to R2 ट्रांसफॉर्मेशन है, 1 0 का 2 0 हो रहा है, 0 1 का 0 1 हो रहा है। यूजिंग द इंफॉर्मेशन वी हैव द फॉलोइंग। हाँ, अब यहाँ पे देखो क्या होता है कि इस तरह के क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है 1 0 का और 0 1 का, लेकिन आपको निकालना होगा एक्स वाई का ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि जब आप एक्स वाई का ट्रांसफॉर्मेशन निकालोगे तभी आप क्वेश्चन में आगे बढ़ सकते हो। तो कैसे इसको करते हैं, तो इसको करने के लिए हमें जो इसका दिया हुआ है बेसिस, ये 1 0 0 1 बेसिस जिसका ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है, इस बेसिस को हम एक्स वाई में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो लिखते हैं पहले। यानी कि अगर हमें एक्स वाई लाना है तो हम इससे कैसे लाएंगे, तो ये होगा x इंटू 1, 0 और प्लस y इंटू 0, 1। ऐसे अगर लिखेंगे तो हमें एक्स वाई मिल गया यहाँ से, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, आप इसको सॉल्व करना पड़ता है। ए बी, आप x की वैल्यू a और y की वैल्यू b लेके सॉल्व करेंगे तो ये आता है। तो x, 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा y 0, y, और जब ये जुड़ेगा तो हो जाएगा x, y। ठीक है, मैं थोड़ा गंदा लिख रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना। तो इस तरीके से, तो ये पहले हमने एक्स वाई को ऐसे फॉर्म में लिख लिया। अब हम इसमें लगाएंगे ट्रांसफॉर्मेशन का फार्मूला। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स वाई हमें निकालना है क्या होता है, तो ये हो जाएगा इसका ट्रांसफॉर्मेशन जो हमने एक्स वाई को कन्वर्ट किया है। तो इसका जो अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन जो प्लस है तो अलग अलग हो जाएगा, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स इंटू 1, 0 और प्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाई इंटू, यार बहुत गंदा लिख रहा हूँ, एक्स को बाहर निकाल लेंगे ना। हाँ, एक्स को बाहर निकाल लेंगे तो कांस्टेंट के हिसाब से कांस्टेंट है बाहर आया, तो एक्स इंटू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1, 0 प्लस वाई इंटू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 0, 1। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको दिया हुआ है। 1, 0 का क्या होता है, 2, 0 होता है, और प्लस y इंटू 0, 1 का दिया हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन, 0, 1 होगा। तो ये हो जाएगा 2x, 0 प्लस 0, y, और ये हो जाएगा 2x, y। तो ये आएगा आपका फार्मूला x ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स वाई के लिए। ये चीज़ नहीं समझ में आई तो फिर से पूछ लो, एक मिनट। ये समझ में आ गया, मगर मुझे ये पूछना है कि स्टैंडर्ड, ये तो स्टैंडर्ड बेसिस लेके इसने दिया है, हम कोई और बेसिस ले सकते हैं इसके साथ? हाँ, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा वही बेसिस लेंगे, अपने से बेसिस नहीं ले सकते। इसी का मान लीजिए, इसी में कुछ नहीं, अपने से बेसिस नहीं, वहाँ पर क्वेश्चन, क्योंकि हर बेसिस के लिए ट्रांसफॉर्मेशन वाला जो होता है मैट्रिक्स अलग हो जाती है, तो इसलिए बेसिस दिया रहेगा क्वेश्चन। अभी हम आगे करते हैं। ये चीज़ समझ में आया कैसे हुआ, एक्स वाई का हमने कैलकुलेट किया ट्रांसफॉर्मेशन। हमें अगर ये दो ट्रांसफॉर्मेशन दिया हो, तो ये अगर मान लीजिए R3 से R2 x इंटू y 0 प्लस y इंटू 0, 1। ऐसा क्यों किया हमने, ऐसा क्यों किया, ये पहले ये पता होना चाहिए। ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमें 1 0 0 1 का ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है, तो हमें इसलिए इसके टर्म को हमने एक्स वाई में कन्वर्ट किया, क्योंकि हमें एक्स वाई का ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। ये इस फॉर्मूला से किया है हमने। उसका नेक्स्ट स्टेप में क्या किया? हाँ, हमने एक्स वाई को 1 0 0 1 के फॉर्म में लिख लिया, फिर ट्रांसफॉर्मेशन लगाया कि हमें ये चीज़ निकालनी है, तो हमने ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, इस पूरे का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया x इंटू 1, 0 प्लस y इंटू 0, 1। तो अब इसमें क्या होता है कि बीच में जो प्लस साइन लगा हुआ है, तो यहाँ दो चीज़ों को प्लस करके ट्रांसफॉर्मेशन है, उसका अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन जाता है। वहाँ पे ऊपर था ना कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ v1 प्लस v2 इज इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ v1 प्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ v2। तो अब इसमें क्या होता है कि स्केलर अलग हो जाता है, तो x और y हमारा स्केलर है तो ये अलग हो गया, ये अब प्लस ये दूसरा फॉर्मूला लग जाता है। हाँ, फिर x इंटू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1, 0 हो गया और y इंटू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 0, 1 हो गया।
तो 1,0 का ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, 2,0 है, तब यहाँ पर हम लिख देंगे x इंटू 2,0 और y इंटू ट्रांसफॉर्म 0,1 का 0,1 लिख देंगे। ठीक है, सबको समझ में आ गया ना? ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ वी चूज ए डिफरेंट बेसिस, अब यहाँ पर बेसिस चेंज किया है, यहाँ पर 1 0 और 1 1 कर दिया, तो देखो क्या होता है फिर इसका एक्स वाई का जो आया ट्रांसफॉर्मेशन वो ये आ गया 2x माइनस वाई कमा वाई। यहाँ पर 2x कमा वाई आया था, लेकिन यहाँ पर 2x माइनस वाई कमा वाई आया। अब कैसे आया, क्योंकि हम यहाँ पर इसको 1 0 और 1 1 के फॉर्म में लिख रहे हैं, फिर वहाँ पर 1 0 और 0 1 था ना। नहीं, इसने x माइनस वाई लास्ट क्वेश्चन में हमारा जो था, हमारे पास जो बेसिस था, फार्मूला था 1 0 0 1 था, ठीक है। अब यहाँ पे 1 0 और 1 1 है, तो 1 0 और 1 1 के लिए हम जब निकालेंगे तो ये हमारा, इसको आप कैलकुलेट करके निकालने का तरीका आप इजीली आप कर सकते हो। x माइनस वाई इंटू 1,0 प्लस वाई इंटू 0,1। x माइनस वाई क्यों लिया है, मैं ये पूछ रहा हूँ। वो बता रहा हूँ कैसे लिए। अब इसको आप सॉल्व करो, क्या आएगा देखो, इसका आएगा आपका x माइनस वाई कमा 0 और इधर आएगा प्लस 0,y ना। हाँ ठीक। गलत गलत गलत, यहाँ पे है 1,1 है, सॉरी। हाँ तो यहाँ पे आएगा y कमा वाई। तो अब क्या होगा आपका, इसको करेंगे तो x माइनस ट्रांसफॉर्मेशन वाई वाला साइन कहाँ गया? बता रहा हूँ, ये तो मैं एक्स वाई के लिए समझा रहा हूँ x ट्रांसफॉर्मेशन माइनस वाई x माइनस x बस आएगा x वाई आ जाएगा ना, माइनस वाई प्लस वाई कट जाएगा। हाँ, तो x प्लस x कमा वाई आएगा ना। हाँ x का वाई। हाँ, तो हमें x कमा वाई निकालना था ना, x कमा वाई का ट्रांसफॉर्मेशन निकालना था। x यहाँ पर वाई क्यों लिया ऊपर, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। हाँ, तो उसके लिए आपको उसके लिए जो करते हैं तरीका बताता हूँ, उसकी वैल्यू क्यों आती है, कैसे आती है वो, उसकी वैल्यू के लिए पहले आपको लिया ही क्यों वो फॉर्मूला, हाँ हाँ लिया। उसके लिए देखो, आपको निकालना है x कमा वाई, ठीक है। और आपके पास दो टर्म है, एक है आपका 1,0 और दूसरा टर्म है 1,1। तो इनिशियली आपको a b लेके चलो इसको, तो मान लेते हैं ये है, एक b है। तो अब a को एक्सपेंड करो तो ये हो जाएगा a,0 प्लस ये होगा b, तो ये क्या होगा a प्लस b बी। हाँ, अब ऐसे आता है, तो a प्लस बी इज इक्वल टू एक्स और y b इज इक्वल टू वाई। तो b की वैल्यू y हो गई, तो a की वैल्यू क्या हो गई, x माइनस वाई, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए x माइनस वाई लिखेंगे और यहाँ पर y लिखेंगे। ओके, तो ये पिछले वाले में क्यों नहीं लागू हुआ? अरे वहाँ पर बेसिस अलग था ना, वहाँ पर 0,1 था, जब बताता हूँ बेसिस मतलब अलग ये होगा। एज रिक्वायरमेंट। अच्छा, वो स्टैंडर्ड बेसिस था इसलिए वो सेम आ गया। हाँ, यहाँ पर 1 0 और 1 1 है ना। ये महाधमाका गया, अच्छा समझ में आया। तो इसमें पहले आपको एक्स वाई के टर्म में इसको एक्सप्लेन कर लिया कि ये क्या चीज़ हो रहा है। अब हम लगाएंगे ट्रांसफॉर्मेशन। अब यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन का इसने फंक्शन लिख दिया है, तो कोई बात नहीं, उसमें घबराएंगे। तो एक्स माइनस वाई आपका कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और फंक्शन ऑफ 1,0 हो गया। वो तो पहला वाला जैसा प्रोसेस। हाँ, फिर यहाँ इसकी वैल्यू हो जाएगी 2,0 लिख देंगे और 1,1 के यहाँ पर 1,1 लिख देंगे और ये चीज़ आ जाएगी। नहीं, ये तो ठीक है, समझ में आ गया। वो एक्स माइनस वाई कंफ्यूज कर रहा था, ठीक है, वो समझ में आ गया। ठीक है। अब आता है इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी। तो फंक्शन में भी हमने पढ़ा था, जो फंक्शन में कैसे इंजेक्टिव होता है, सर्जेक्टिव होता है। इसके लिए यहाँ पर दो और नाम, ये आइसोमॉर्फिज्म और ये यूज किया, मोनोमॉर्फिज्म और एपीमॉर्फिज्म। अब इसके पहले आइसोमॉर्फिज्म शायद तब बोलते हैं जब इंजेक्टिव हो और सर्जेक्टिव भी हो, दोनों हो। हाँ, तो यहाँ ये वाला एक्सरसाइज क्या है, एक्सरसाइज एक बार देखते हैं। ऑप्शन 1, लेट u v and w देयर इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन R3 to R3 सच दैट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u इज इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ v इज इक्वल टू 0,0 एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ w इज इक्वल टू 5.0। तो ये ऑप्शन सही है, गलत है? क्या पूछ कह रहा है? ये पूछ रहा है कि u v और w तीन वेक्टर दिए हैं और तीनों का ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है, तो पूछ रहा है ऑप्शन सही है कि गलत है। ट्रांसफॉर्मेशन को वो तो दिया ही नहीं है इक्वेशन की, कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। नहीं, इक्वेशन ना भी दे, लेकिन यहाँ पर आपको वेक्टर दे दिया ना,
कि आपका जो 310 है वो 0 और 017 u और v दो अलग अलग वेक्टर हैं, इंडिपेंडेंट वेक्टर हैं, और दोनों का ट्रांसफॉर्मेशन 0 पे है और w का ट्रांसफॉर्मेशन 510 पे। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि आपका जो 0 पे है 0 वेक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, और दो वेक्टर, जीरो ही हो जाएगा। हाँ, और दो इंडिपेंडेंट वेक्टर अगर एक ही जगह ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तो फिर नहीं है पॉसिबल। वो जैसे दोनों समझा combine नहीं, ये करके पूछ, तीसरा अरे कुछ क्वेश्चन वेक्टर क्या नहीं पूछ ला रहा है, कि इस क्वेश्चन ये क्या वाला पूछ रहा फिर है? से एक बार समझाइए। अच्छा, पहले इसका जो सही ऑप्शन है उसको समझने की कोशिश करते हैं। नहीं, पहले उसको समझाइए तो सही, क्वेश्चन क्या हाँ, कर पूछ रहा रहा हूँ कर रहा हूँ। अब ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 सही है, इस पर ध्यान दो। u है 210 एक वेक्टर है, v है 101, w है 356। देयर इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t है r3 टू r2, r3 से r2 में ट्रांसफॉर्मेशन है। ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u जो है आपका 1,0 हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ v 0,1 हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन w 5,6 हो रहा है। मतलब 3 इंडिपेंडेंट वेक्टर हैं और तीनों का अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन जा रहा है एक वेक्टर स्पेस से दूसरे वेक्टर स्पेस में। है? हाँ, तो ये तो संभव है, लेकिन पहले वाले को ये समझ गया, ये फंक्शन जैसा है कि एक फंक्शन एक ही रिजल्ट दे सकता है, ऐसा कुछ। हाँ, लेकिन यहाँ पर इंजेक्टिव सब्जेक्टिव ने आपको ये सिर्फ पूछा है ट्रांसफॉर्मेशन संभव है कि नहीं। अब यहाँ पर दो इंडिपेंडेंट वेक्टर हैं, अगर दोनों वेक्टर मिल करके 0 हो रहे हैं तब ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकता, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, एक वेक्टर स्पेस का उसी के बराबर उसी के पैरेलल एक दूसरा चीज क्रिएट होता है ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पर हर इंडिविजुअल जो है दूसरे इंडिविजुअल में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, सिर्फ 0 वेक्टर का 0 वेक्टर में होता है। समझ गया, मगर ये प्लस करके नहीं है, इंडिविजुअल आया है, मतलब इंडिविजुअल वेक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन है कि 310 आपका ट्रांसफॉर्म होकर 0 पे जा रहा है, 017 ट्रांसफॉर्म होकर वो भी 0 पे जा रहा है, बोल रहा है दो वेक्टर, और 30-7 ये वेक्टर है, ये जा रहा है इस पे। तो मतलब ये फंक्शन जैसे है ना, जैसे ये बोलता है ना कि एक अगर आपको एक देंगे इनपुट तो आउटपुट दो नहीं आना चाहिए, एक ही आउटपुट। हाँ, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। वही उसी हिसाब से ये दो इनपुट का एक ही आउटपुट आ रहा है, तो इसलिए ये रॉन्ग हो गया। बिल्कुल। फोर्थ देखो, फोर्थ और थर्ड में देखो क्या गलत है। थर्ड भी कह रहा है कि यू का भी 0 हो रहा है, टीवी का भी 0 हो रहा है, वी और वी का यहाँ पे 2 0 हो रहा है, टी डब्ल्यू भी 0 ले रहा है। और फोर्थ में देखो क्या है, 10 और 01 है, तो R2 to R2 सच दैट TU का पाई कामा 1 हो रहा है, टीवी का 1 कामा E हो रहा है, तो ये अलग अलग है। ठीक है, ये बताइए, ये इंजेक्टिव सब्जेक्टिव नहीं चेक करने को बोला है ना अभी उसने? हाँ, अभी आ रहा है इंजेक्टिव सब्जेक्टिव आ रहा है। मुझे नहीं आया समझ में। अच्छा, लीनियर सनी कुछ ट्रांसफर, बोलना चाहोगे? हाँ, क्या? सनी कुछ बोलना चाहेगा, ये कुछ समझ है, में नहीं कुछ आया अलग? ये बात लेकर। सही है लेकिन ना, सनी अभी एक्सप्लेन करेगा। चलो मैं एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ, फिर सनी से लेते हैं। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है कि आप पहला ऑप्शन बता रहे हो, दूसरा पहले पहला ऑप्शन का बताओ ना। हाँ, पहला ऑप्शन का ही बता रहा हूँ। पहले लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बता रहा हूँ। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है कि एक वेक्टर स्पेस को आपने चेंज करके उस पर कुछ एप्लीकेशन लगा के उसने आपने दूसरे वेक्टर स्पेस में चेंज कर दिया। तो एक वेक्टर स्पेस से जब दूसरे वेक्टर स्पेस का चेंज होता है तो सिर्फ 0 वेक्टर जो है वो अपने पोजीशन पे रहता है, 0 वेक्टर 0 वेक्टर पे रहता है। बाकी जो भी वेक्टर्स हैं वो एक रेशियो में दूसरे, जैसे एक चेंज हो रहा है अगर यू है तो ये अगर k इंटू यू हो रहा है तो v जो होगा वो k इंटू वी हो जाएगा, सेम रेशियो में चेंज होते हैं। ओके। या कुछ डिफाइंड होता है, ये तो होगा नॉर्मल, या कुछ यूजर मतलब जिसमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होता है, उस तरह से भी डिफाइंड भी हो सकता है कि हमारा एक ऐसे होगा दूसरा ऐसे होगा। लेकिन इस केस में कह रहा है कि आपका जो व्यू वेक्टर है और जो v वेक्टर है दोनों 0 0 पे जा रहे हैं, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे नहीं हो सकता। अगर इस ये दो वेक्टर 0 पे जा रहे हैं, फिर ये तीसरा वेक्टर 510 पे कैसे जा रहा है, तो इसलिए मतलब ट्रांसफॉर्मेशन डाउटफुल है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। सेम केस तीसरे में भी, यहाँ भी u का ट्रांसफॉर्मेशन 0 0 पे बता रहा है, v का भी ट्रांसफॉर्मेशन 0 0 बता रहा है, और w का भी 0 0 है। बाकी में आप देखो u का अलग है, v का अलग है। सेकंड वाले में भी देखो u का अलग वैल्यू है, v का अलग वैल्यू और w का। ठीक है। अच्छा, इसमें हाँ, बोलो बोलो। इसमें अगर ऐसा होता है कि 3 वेक्टर्स हैं, जैसे फर्स्ट वाले में u v w है, तो हाँ, अगर तीनों ही 0 0 पे जाके मतलब ट्रांसफॉर्मेशन दे रहे हैं तो फिर सही होता है या रॉन्ग होता? तीनों वेक्टर अगर 0 0 पे ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं तो इसका मतलब, हाँ, इसका मतलब ये हो गया कि एक पहले डिफाइन करा R3 टू R3 ट्रांसफॉर्मेशन।
तो हमारा जो जो हमारा W मिल रहा है टी V टू W जो होता है ट्रांसफॉर्मेशन, तो V का तो हमें डायमेंशन R3 मिले, तो सब 0 0 पे जा रहा है, तो ये R3 को कहाँ एक्सपेंड कर रहा है, तो ऐसे गलत हो जाएगा। तीसरा अगर 0 0 नहीं है, मान लेते हैं 1 2 3 है कोई एक वैल्यू, फिर हम वो जो ट्रांसफॉर्मेशन की दो कंडीशन थी ना, टी V1 प्लस टी V2 इज इक्वल टू टी V1 प्लस V2, या फिर वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाला, वो उस तरीके से चेक करें। अच्छा ये बताइए, अगर मान लीजिए टी ऑफ यू फर्स्ट ऑप्शन में हाँ। टी ऑफ यू टी ऑफ वी दोनों 0 0 0 में ना जाके 1 2 3 में जा रहे हैं, दोनों जा रहे हैं 1 2 3 में जा रहे हैं, तब भी रॉन्ग हो जाएगा, राइट? हाँ, फिर वो हम दो वेक्टर लेके चेक कर लेंगे ना, कि अगर इसमें देखो यूजुअल एडिशन मल्टीप्लिकेशन कोई डिफाइन नहीं कोई नहीं दिया है, मतलब वो यूजुअल है, तो हम दो वेक्टर लेके x1 x2 और x3 लेंगे, अगर उसको ऐड करते हैं तो x1 प्लस x2 हो जाएगा, जबकि उसका एडिशन इसी पर जा रहा है, तो वो फिर नहीं होगा। अगर कुछ जो हमारा क्योंकि यो हाँ वो दो थे ना वहाँ एक्सियोम से जो हमारा हाँ वाईजेड बोलो, प्लेन है और इधर बता रहा है 0 0 है सारा। हाँ बोलो, आवाज कट गई, बोलो। कुछ भी नहीं दिया है, बोले यू हमारा XY प्लेन है 3 1 0 दे और V है YZ प्लेन और इधर बता रहा है ट्रांसफॉर्मेशन उसका 0 0 है, इसलिए नहीं होगा। हाँ सनी कुछ कह रहा है या मनीष? आवाज नहीं आ रहा है क्या मेरा? आ रहा तुम्हारा आवाज हो, सनी और मनीष कुछ कह रहे हैं तो बोलो। सनी ज्वाइन ही नहीं है भाई। क्योंकि R3 to R3 में हो रहा है ना, तो XYZ होना चाहिए, XYZ प्लेन होना चाहिए, हाँ 0 0 नहीं होगा। इसी तरह इस सेकंड ऑप्शन में R3 to R2 जा रहा है तो XY प्लेन है ना 1 0 0 1 5 6। हाँ नहीं 0 0 में भी XY प्लेन है, लेकिन वो 0 है वैल्यू, लेकिन वो इसमें हाँ वो सारा 0 हो गया ना, इसलिए नहीं होगा। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे मैथ टू के, अभी क्विज टू जब आप करोगे ना, तो उसमें ऑप्शन वाले क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं कंफ्यूज करने के लिए, कि आप गलती से करेगा ऑप्शन गलत करोगे तो सब गलत होगा। हाँ उस तो जहाँ श्योरिटी रहे, वो 7 नंबर के रहते हैं क्वेश्चन, 8 हाँ श्योरिटी वाली ही चीज़ें करना। अभी यहाँ पर देखो ये वो इंजेक्टिव सब्जेक्टिविटी आता है, मोनोमॉर्फिज्म एपीमॉर्फिज्म। तो नॉर्मल अगर इसको समझने की कोशिश करें तो जो इंजेक्टिव होता है 1 to 1 फंक्शन जिसको हम बोलते थे 1 to 1, उसी तरह से होता है कि 1 to 1 का मतलब ये हुआ कि अगर दो वेक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन सेम है, T1 V1 का ट्रांसफॉर्मेशन और T2 TV2 दोनों सेम है, इसका मतलब हुआ कि V1 और V2 सेम, मतलब कि दो का ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा अलग रहेगा। अगर सेम है तो इसका मतलब कि दोनों वेक्टर सेम। इंजेक्टिविटी के लिए एक बार फिर से बता दीजिए। इंजेक्टिविटी जो होता था 1 to 1 फंक्शन ये था कि हमारा इंडिविजुअल इनपुट इंडिविजुअल आउटपुट से मैपिंग हो। अगर दो मैपिंग सेम हो रही है इसका मतलब दोनों वेक्टर भी सेम हो। अगर 3v1 इज इक्वल टू tv2 है तो इसका मतलब v1 इज इक्वल टू v2। और ऑन टू फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन आपका को डोमेन पे फोकस होता है। इधर मतलब इधर आपका जो अगर 3 वैल्यू हैं तो इन तीनों का कोई प्री इमेज होना चाहिए। वो तो ठीक है, मतलब कि इसमें कोई वैल्यू छूटा हो उससे मतलब नहीं, इसमें छूटा हो सकता है लेकिन इधर की कोई वैल्यू छूटा नहीं होना चाहिए, इधर वाली वैल्यू का कुछ ना कुछ इधर प्री इमेज होना चाहिए। ये होता है ऑन टू, और ये होता है ये होता है इन टू, 1 to 1 ये होता है। इसी को यहाँ पर मोनोमॉर्फिज्म कहते हैं और इसको एपीमॉर्फिज्म कहते हैं। अब इसके भाषा में कहें तो इसमें ट्रांसफॉर्मेशन दोनों का सेम होना चाहिए। एपीमॉर्फिज्म में कह रहा है कि V1 to W where W are vector spaces is called an epimorphism if T is a surjective mapping from V to W। इसका मतलब है कि for every W belongs to W there exists V belongs to V such that TV is equal to W। मतलब W में जो भी एलिमेंट है हर W के लिए एक TV होना चाहिए, V का एक होना चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसा कोई W लेफ्ट है जिसका अगर हमारे प्री इमेज नहीं है इसका मतलब वो ऑन टू नहीं है। आगे क्वेश्चन करते हैं, समझ में आएगा। जैसे ये देखो XY को 2x, y हो गया, तो ये है कि नहीं, तो इसको कैसे इनटू है कि इंजेक्टिविटी और सब्जेक्टिव दोनों चेक किया है कि x हमने एक वेक्टर ले लिया x1 y1, इसका हो जाएगा अगर हमने ट्रांसफॉर्मेशन इज इक्वल टू x2 y2,
तो इसका x1 y1 का क्या होगा 2x1 y1 और इसका हो गया 2x2 y2। तो अब हम इसको जब इक्वेट करेंगे इक्वल करेंगे तो यहाँ से हमें मिलता है x1 बराबर x2 और y1 बराबर y2। तो इसका मतलब ये हो गया कि दो का हमें अगर इक्वल कर रहे हैं तो हमारे x1 y1 और x2 y2 भी इक्वल हो रहे हैं। इसका मतलब ये इंजेक्टिव है। इंजेक्टिव का मतलब कैसे इक्वल किया है? इसकी वैल्यू क्या होगी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x1 y1 की होगी 2x1 y1 ठीक है। और x2 y2 की होगी 2x2 y2। ठीक है, अब कंपेयर कर दो तो दोनों 2 इक्वल कैसे हैं? तो वो तो 2x1 है ना, वो तो x2 है। हम कंपेयर कर रहे हैं कि अगर हम इक्वल है तो हाँ ठीक। अब यहाँ पर हमने लिया ना कि अगर ट्रांसफॉर्मेशन इसका और इसका इक्वल है तो इसको भी हमने इक्वल किया तो इसके ये इसके हमें क्या मिलेगा, इससे हमें ये मिला कि x1 बराबर x2 और y1 बराबर y2। और इंजेक्टिविटी की यही कंडीशन है कि दो अगर ट्रांसफॉर्मेशन बराबर तभी होंगे जब दोनों वेक्टर बराबर हों। तो हमने उल्टा लिया कि दोनों को बराबर मान लिया और हमने प्रूफ कर दिया कि दोनों वेक्टर बराबर हैं, तो इसका मतलब होगा कि इंजेक्टिव। दोनों वेक्टर सेम रहने चाहिए ना? सेम रहेंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन सेम होगा। अब हमने पहले ट्रांसफॉर्मेशन मान लिया सेम है तो हमने वेक्टर सेम प्रूफ कर दिया कि यहाँ पर हमने ट्रांसफॉर्मेशन सेम मान लिया, तो यहाँ से हमें निकल गया कि x1 बराबर x2 एंड y1 बराबर y2। तो T इज एन इंजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्यों सनी कहाँ चला गया? नहीं है, मनीष बस आया तो था। अरे बहुत पहले गया, चला गया। आप लोग बस बोल रहे थे। पाइथन कैसा जा रहा है? ठीक चल रहा है, पाइथन धीरे धीरे चल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। देखो अच्छा, इसका भी सर्जेक्टिव भी चेक करना है ना। तो सर्जेक्टिव चेक करने के लिए हमें ये देखना होगा कि हमारा दूसरी साइड, क्योंकि R2 टू R2 ट्रांसफॉर्मेशन है, तो दूसरी साइड कोई भी वैल्यू की एक प्री इमेज है या नहीं है। अब दूसरी साइड हम उधर से लेंगे, यहाँ पर 2xy लिया है, हम मान लेते हैं x, y है कोई, इस साइड x, y है, तो इसकी प्री इमेज क्या होगी? इसकी प्री इमेज होगी x का हाफ होगा, यानी कि 2x का x है, x का हाफ क्या होगा x/2 और y की y है। ये कैसे निकाला? हम इस साइड से उल्टा ले रहे हैं, यहाँ पर 2x लिखा है और y है, तो इसका प्री इमेज क्या है xy है। हमने x को 2x यहाँ पर हमने xy ले लिया, तो इसकी प्री इमेज क्या होगी x का हाफ यानी x/2 y। x/2 ऐसे आगे नहीं समझ में आ रहा है। अरे यहाँ 2x है तो यहाँ x है ना, हम उल्टा ले रहे हैं। यहाँ 2x है तो 2x की प्री इमेज क्या है x है, तो x की प्री इमेज क्या होगी x/2 होगी। x की प्री इमेज, हाँ ठीक। और y की सेम है। तो इस तरीके से आप कोई भी वैल्यू ले लो, इस साइड में w साइड में आप मान लेते हैं 4,3 ले लो, इसकी प्री इमेज क्या होगी 2,3 होगी। अब 2,3 ले लो अगर इधर, तो इसकी प्री इमेज क्या होगी 1,3 होगी। 1,3 ले लो तो उसकी प्री इमेज क्या होगी 0.5,3 होगी। हाँ 1/2,3। मतलब हर इधर जो भी आप R2 में कोई भी वैल्यू लोगे उसकी प्री इमेज आपको मिल रही है, बिल्कुल। तो ये सर्जेक्टिव भी है। तो इसलिए ये हो गया T इज ए बाइजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। दोनों है, इंजेक्टिव सर्जेक्टिव दोनों है। आइसोमॉर्फिज्म, हाँ, इसको आइसोमॉर्फिज्म भी कहते हैं। अब यहाँ वाला एग्जांपल देखो, xy का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है 2x, 0। अब तुम ही बताओ, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। नहीं ये वो नहीं है। हाँ नहीं है ना, क्योंकि y की वैल्यू में सब में वो नहीं आ रहा है। इंजेक्टिव है कि नहीं पहले ये बताओ। इंजेक्टिव भी नहीं है ये तो। इंजेक्टिव नहीं है, कोई एग्जांपल दो। एग्जांपल जैसे मान लीजिए, मान लेते हमने 1,2 ले लिया, 1,2 ले लिया। हाँ तो इसका क्या होगा 4,0 4,0 ना, नहीं, अरे 4,0 थोड़ी ना होगा, 1,0। हाँ 2,0 हाँ 2,0। और दूसरा एग्जांपल बताओ। 1,3 ले लिया, हाँ तो भी हो जाएगा 2,0। तो 2,2 होगा आई थिंक। नहीं 0 होगा, वो 0 वो है ठीक से। आयुषी कैसे 2,2 कह रही, बताओ। ये एक्स वाई का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है 2x, 0 हो रहा है, तो 1,2 का होगा तो 2,0 होगा। 1,3 का भी 2x यानी कि 2 × 1 2,0 ही तो होगा। तो हमारा ओ सॉरी, मैं ऊपर वाला एग्जांपल देख रही थी।
कि ये ऊपर वाला देख रही थी, ये जो ऊपर ये दिया हुआ क्या है ना कर टी रहे हैं? ऑफ ये एक्स चेकिंग, कॉमा वाई इक्वल्स टू ये दोनों 2x कंडीशन कॉमा चेक वाई, कर रहे हैं। उसके वजह हाँ, कंडीशन चेक कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे दो अलग अलग वेक्टर का सेम ट्रांसफॉर्मेशन है, और इंजेक्टिविटी का रूल क्या कहता है कि हर वेक्टर का अलग अलग होना चाहिए, तो ये इंजेक्टिव नहीं है। मगर ये बताइए जनरल जनरल फॉर्म में कैसे चेक करेंगे? ये तो मान लीजिए वो ले लिया, वेक्टर लेके चेक कर रहे हैं हम लोग, जनरल फॉर्म में कैसे चेक करेंगे? जनरल फॉर्म मतलब आपको बस आइडिया लगाना है, आपको वहाँ पर आंसर निकालना है कि हमारा सही हो रहा है समझने के हिसाब से। अगर ये इसमें गलत हो गया तो ये भी गलत होगा, और ये सही है तो ये भी सही है। हाँ ये तो सही है, कुछ समझ में। अच्छा, अगर इसमें हम लोग वेक्टर 1, 2 लिया था पहले, तो इसमें 2, 0 आ गया हमारा ट्रांसफॉर्मेशन इसका। अगर हम सेकंड वाले में 3, 5 ले लें तो हाँ, आपका 3, 5 लेंगे तो क्या आएगा बताइए? तो 6, 0 6, 0 आएगा, लेकिन आपको चेक करना है, जो चेक करना है उसके हिसाब से लेंगे, इससे तो कोई मतलब नहीं निकला हमारा ना। हमें चेक करना है कि क्या दो का एक सेम हो सकता है कि नहीं, हमें वो कंडीशन चेक करनी है इंजेक्टिविटी के लिए, क्या दो वेक्टर का सेम आउटपुट हो सकता है। तो उसके लिए आप उस हिसाब से चेक करेंगे ना कि आपका हमें 1, 2 और 1, 3 का अगर सेम मिल रहा है तो हमें चेक तो ये चीज़ करनी है ना। वो तो आपने जो करा वो सही कर, तो हमें ये दो का सेम आ रहा है, इसका मतलब ये इंजेक्टिव नहीं है। नहीं, सर्जेक्टिव पे आइए। सब्जेक्टिव नहीं, सर्जेक्टिव क्यों नहीं है? क्योंकि ये सिर्फ हर हर इमेज के लिए प्री इमेज नहीं है। हाँ, ये R2 है ना, हमारा वेक्टर स्पेस ये R2 है। R2 में तो बहुत सारे वेक्टर होंगे, तो ये इस पे किसका दे रहा है? ये दे रहा है सिर्फ आपका एक्स एक्सिस का, एक्स एक्सिस का प्री इमेज दे रहा है। यहाँ पे आपको कोई भी वैल्यू लोगे 4, 0 3, 0, इनका तो प्री इमेज मिल जाएगा, लेकिन आपका 3, 2 का प्री इमेज मिलेगा? प्री इमेज मतलब, प्री इमेज मतलब प्री इमेज मतलब ये हो गया प्री इमेज, और ये इमेज, ये इमेज एक्स वाई आपका प्री इमेज है, और उसका ट्रांसफॉर्मेशन करके इसकी इमेज बन रही 2x समझ। तो आपका 3, 2 भी आएगा R2 में, लेकिन 3, 2 का आपका प्री इमेज है कोई नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ डिफाइंड है 2x, 0 है, सिर्फ x एक्सिस के लिए डिफाइंड। ठीक है, देयर इज नो प्री इमेज फॉर द वेक्टर u, v, यही चीज। अब आता है नल स्पेस एंड रेंज स्पेस ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो कर्नल और नल स्पेस ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, हमारा ये टी जो डिनोट करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन का है, मतलब v to w बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, वी डिफाइंड कर्नल ऑफ t denoted by kt to be the set of all vector v in vector space v such that transformation of v is equal to 0। मतलब कर्नल क्या हो गया कि अगर हमारा एक वेक्टर स्पेस v है और एक w है, तो उन सभी वेक्टर का जो है हाँ सब स्पेस जिसका ट्रांसफॉर्मेशन 0 होता है, 0 वो हो गया कर्नल। समझ गया। जैसे हम ऊपर वाला जो हम एग्जांपल ले रहे थे, तो वहाँ पर टी यू और इज इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ v इज इक्वल टू 0 वेक्टर आ रहा था ना, तो u और v हमारे वो कर्नल में हो गए, नलिटी में हो गए। जो जो वेक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन 0 आएगा वो हमारा नलिटी में होगा। और नल स्पेस रेंज, और रेंज स्पेस क्या होता है? वी डिफाइन इमेज ऑफ टी डिनोटेड बाय int एज फॉलोड। इमेज ऑफ टी, इमेज ऑफ टी का मतलब क्या हुआ? इमेज ऑफ टी का मतलब सब स्पेस ऑफ w सच दैट। इमेज ऑफ टी, देखो जो ट्रांसफॉर्मेशन हम कर रहे हैं यहाँ पर सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन की एक मैट्रिक्स बनेगी 1 0 0 1, इस तरह से कुछ भी अलग अलग इक्वेशन में, अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग मैट्रिक्स। ट्रांसफॉर्मेशन जो हमारा फॉर्म ये है ना, फंक्शन है ट्रांसफॉर्मेशन कह लो या इसका फार्मूला कह लो, इसका एक मैट्रिक्स बनेगा। उस मैट्रिक्स की जो रैंक होगी या जो डायमेंशन होगा वही होगा इमेज ऑफ टी, उसी को बोलेंगे, या रेंज स्पेस। जैसे भी क्वेश्चन में देखते हैं, इसमें xy से 2xy ट्रांसफॉर्मेशन है, तो अभी हम देखते हैं कि 0 0 में अगर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ xy 0 0 कब होगा? अगर ट्रांसफॉर्मेशन 2x, y हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ xy का 2x, y 0, तो x 0 और y 0 होगा तो ट्रांसफॉर्मेशन 0 हो गया। यानी कि हमें मिल गया
कि नलिटी जीरो हो गई ना यहाँ पे, वी एक्स वाई जीरो जीरो, तो जीरो जीरो हैंस कर्नल ऑफ टी इज ए सिंगलटन सेट विच कंटेन्स ओनली द जीरो वेक्टर इन स्पेस। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 0,0 है वो 0,0 में जा रहा है, मतलब कि हमारे पास जो नल स्पेस में एक ही वेक्टर है 0,0। नल स्पेस वही होता है जो कि वो वेक्टर का कॉम्बिनेशन जिसका जीरो, होमोजेनियस। हाँ, तो यहाँ पर इसका 0,0 ही एक वेक्टर है। और इमेज ऑफ टी क्या हो गया, द होल स्पेस R2 एज वी हैव ऑब्जर्व अर्लियर इट इज ए सर्जेक्टिव। अरे तो इसका कर्नल का वो क्या है डायमेंशन? अर्पित कर्नल और नल स्पेस ऑफ डब्बू बेटा इज ए वेक्टर स्पेस ऑफ V। इधर यहाँ आओ पर- जरा। ठीक है, समझ में। यहाँ पर ये समझो कि ये जो V to W ट्रांसफॉर्मेशन, सॉरी, तो नल स्पेस क्या होता है कि वेक्टर स्पेस V है, उसके वो वेक्टर का सेट होता है, जैसे मानते हैं यहाँ पर टी वी डैश, जो हमारा 0,0 वेक्टर ला दे, यानी कि हमारा जो नल स्पेस है वो किसका पार्ट होता है, V का पार्ट होता है, W का नहीं, V का पार्ट होता है। वो तो पता है। हाँ, तो वही यहाँ पर कह रहा है कि कर्नल और नल स्पेस ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज ए वेक्टर सब स्पेस ऑफ V। और देखो, इमेज और रेंज स्पेस ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन W इज ए वेक्टर सब स्पेस ऑफ W। समझ गया। ये W का पार्ट होता है जो इमेज या रेंज स्पेस होता है। कैसे होता है, रेंज कैलकुलेट कैसे करते हैं? हाँ, रेंज कैलकुलेट के लिए आपको ट्रांसफॉर्मेशन वाली मैट्रिक्स लिखनी पड़ेगी, अभी हम आगे बताते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन वाला मैट्रिक्स लेंगे, उसका जो पाइवोट एंट्री वाला होगा वही चीज बनेगा। देखो, T इज एन इंजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इफ एंड ओनली इफ कर्नल T इज इक्वल टू 0। इंजेक्टिव तभी होगा जब कर्नल उसका 0 होगा। कर्नल 0 होगा मतलब सिर्फ 0 वेक्टर। नलिटी 0 हो जाएगी। हाँ, नलिटी 0 हो गई तो होगा इंजेक्टिव, यानी कि जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बनेगा आपका, उसका उसमें सभी इन फ्री वेरिएबल नहीं होंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सभी डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, जैसे अभी देखते हैं यहाँ पे, ए लीनियर ट्रांसफॉर्मर T इज सर्जेक्टिव एंड ओनली इफ इमेज ऑफ T इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W। V to W is an injective linear transformation if and only if nullity is 0 और रैंक ऑफ, ये चीज़ आपको इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछेगा इंजेक्टिव सर्जेक्टिव का। तो निकालने का तरीका ये है कि आपको T वाली मैट्रिक्स लिखनी पड़ेगी। T वाली मैट्रिक्स आपने लिख लिया, मान लेते हैं 2 3 0 1 2 0 और 0 0 1, कुछ भी T वाली मैट्रिक्स है, इस पर आप रो एचलॉन फॉर्म लगा दो। ठीक है, रो एचलॉन फॉर्म लगा दिया, और मान लेते हैं ये आपका जो रो एचलॉन फॉर्म है उसमें आपका इस तरीके से आ गया, तीनों में पाइवोट एंट्री मिल गई, तीनों रो, तो नलिटी 0 हो गई। जी, तो नलिटी 0 हो गई मतलब वो इंजेक्टिव है। ठीक है। और सर्जेक्टिव के लिए क्या होगा कि आपका इसका जो पाइवोट एंट्री, यानी इसका जो वो है रैंक कह लो, डायमेंशन कह लो, रैंक ऑफ T, मतलब इसमें 3 हो गया, इसका रैंक 3 हो गया। और जो सामने वाला W है उसका भी डायमेंशन सेम होना चाहिए। W का डायमेंशन कहाँ है? W आपका मैट्रिक्स आएगा, जब कोई क्वेश्चन दिया होगा तो उसमें ऐसे होगा ना, T ऑफ U ट्रांसफॉर्म टू W, तो आप W का भी जो मैट्रिक्स बनाओगे तो W के मैट्रिक्स का जो साइज होगा और यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन वाली मैट्रिक्स का साइज होगा, दोनों का सेम होना चाहिए, मतलब इसमें जो पाइवोट एंट्री है इसकी पाइवोट एंट्री सेम होनी चाहिए। तो रैंक है वो है ना नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, तो दो जैसे मैट्रिक्स, मैट्रिक्स 3 into 3 है ना, तो डायमेंशन 3 होगा, उसका रैंक भी 3 आया तो वो तुम्हारा वो होगा इमेज। तो W में भी 3x3 होना चाहिए। हाँ, जैसे अभी क्वेश्चन आएगा पता चलेगा। क्वेश्चन से समझ में आएगा। हाँ, क्वेश्चन समझ में आएगा। अभी ये क्वेश्चन आता है, जैसे M into मैट्रिक्स n होता है ना, तो डायमेंशन इज होता है n। M into n कोई मैट्रिक्स है तो उसका डायमेंशन n होगा।
देखो अब ये सामने क्वेश्चन है, यहाँ पर यही सेम वही क्वेश्चन को लेके चल रहा है, एक्स वाई को 2x कमा वाई में ट्रांसफॉर्मेशन है, R2 टू R2 ट्रांसफॉर्मेशन है। तो इसमें कर दिया 1,0 को ये हो गया 2,0 और 0,1 हो गया। ये लाइन समझ लो पहले कैसे आई। तो इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बनेगा वो बनेगा 2 0 0 1। ये हुआ। तो इसकी नलिटी क्या है? नलिटी 0 है। नलिटी 0 है, सबको समझ में आया पूछ लेना, नहीं तो नलिटी मतलब कि फ्री वेरिएबल यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो दोनों में पाइवोट एंट्री है, इसको अगर और चेंज करोगे तो ये हो जाएगा 1 0 और 0 1 हो जाएगा ये। ठीक है, इसको 2 से डिवाइड कर दो तो ये ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पर नलिटी 0 है तो यानी कि ये इंजेक्टिव है। ठीक है, और सरजेक्टिव के लिए इसका रैंक क्या है? 2 है। और W का रैंक क्या है? जो W हमारा इधर है उसकी साइज क्या है, डायमेंशन? 2 है ना, ये 2 है ना, R2 है ना। R2 है। दोनों डायमेंशन मतलब जैसे R2 डायमेंशन मतलब देखो कोई मैट्रिक्स M into N तो डायमेंशन होता है N। जैसे 2 into 3 है तो डायमेंशन उसका हमेशा 3 होगा। समझ गए ना, ऐसे ही होगा। तो तुम्हारा स्टैटिस्टिक भी है क्या तुम्हारा? मेरा स्टैट 1 है। अरे यार तुम लोग सही है यार, मैं स्टैट 2 भी किया होगा। तो दोनों बराबर यानी स्टैट 2 सरजेक्टिव हो गया दोनों। इंजेक्टिव सरजेक्टिव कोई स्टैट 2 पढ़ा दो। मेरा स्टैट 2 ये इसमें डायमेंशन कैसे बनाया, वो सॉरी मैट्रिक्स कैसे बनाया ये 2 0 0 1 वाला? ये वाली लाइन है ना, ये लाइन समझ आई? हाँ, ये लाइन कैसे आई? यहाँ पर बेसिस का जो कोएफिशिएंट होता है ना हमारा, वही मैट्रिक्स बनेगा उसी से। ये 2 और 0 यहाँ आ जाता है फर्स्ट कॉलम में, और 0 और 1 यहाँ आ जाता है। और ये बेसिस वाला कैसे हुआ? क्योंकि यहाँ पर 2,0 कैसे आया पता है? 2x, y है। हाँ 2x, y था। तो इसके बेसिस के फॉर्म में लिखेंगे 1 0 0 1 के फॉर्म में इसको लिखा, इसको भी 1 0 0 1 के फॉर्म में। हाँ, और बेसिस का जो कोएफिशिएंट है उसी से मैट्रिक्स बनेगा। मैं ज्वाइन कर रहा हूँ 1 सेकंड से। ये वाला क्वेश्चन देखो थोड़ा सा बड़ा है। R3 to R3 ट्रांसफॉर्मेशन है। एक्स वाई जेड का जो फॉर्मूला दिया है वो x माइनस जेड 2x प्लस 3y प्लस जेड और 3y प्लस 3z। तो इसने इसको सिंपल फॉर्म में ऐसे बना दिया है, बट ये इतना सिंपल नहीं होगा, एग्जाम में आएगा तो आपको करना पड़ेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि ये प्रोसेस कैसे होता है, क्योंकि यहीं से आपका मैट्रिक्स बनेगा। तो मैट्रिक्स कैसे बना है? यहाँ पर 3,2 पहले हो गया, इसका जो कोफिशियंट है तीनों को एक कॉलम में लिख दिया, फिर इसके कोफिशियंट को एक कॉलम में लिख दिया, फिर इसका कोफिशियंट 0 3 और 0 इसको एक कॉलम में लिख दिया। तो ये हमारा T वाला का मैट्रिक्स बन गया। लेकिन ये कैसे वैल्यू आई 3/2 7/2 माइनस, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें क्लियर है या बताना है? बता दीजिए। अच्छा, तो इसमें क्या करते हैं कि जैसे हमने 3 बेसिस दिया है और ये 3 बेसिस यहाँ पर लिखा होगा बार बोथ द डोमेन एंड कोडोमेन। कई बार डोमेन की बेसिस और कोडोमेन की बेसिस अलग अलग होती हैं, तो वहाँ पे अलग अलग चीज करेंगे, लेकिन यहाँ पर दोनों के लिए सेम है। तो हम यहाँ पर पहला एक एक बेसिस को ले लिया, हमने 1 1 0 ले लिया। तो 1 1 0 का ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा? तो 1 1 0 का जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो इसके हिसाब से आप कैलकुलेट करो। x माइनस जेड, x माइनस जेड क्या हो गया 1, फिर है 2x प्लस 3y प्लस जेड, तो इसको जब करोगे तो आएगा 5, और जो फार्मूला लिखा है 3y प्लस जेड 3z ये आ जाएगा 3। तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन 1 1 0 का आ गया 153। ठीक है, और उसके बाद आप कोडोमेन में आइए। अब कोडोमेन में आपकी तीनों बेसिस हैं, यहाँ पर आपने एक बेसिस लिया था, लेकिन कोडोमेन में आपको तीनों बेसिस लेना पड़ेगा, ये 1 1 0 0 1 1 और 1 0 1। इससे हम लोग को मतलब ऐसा कोएफिशिएंट चूज करना पड़ेगा जिससे 153 आ जाए। 153 आ जाए। तो आपको पता नहीं है तो आप इसको ABC लोगे, ABC। इसी तरह दूसरे में भी आप इसको ABC फिर लोगे, इसको भी ABC लोगे, फिर ABC को मिला करके आप उसको सॉल्व करोगे इक्वेशन को, तो फिर ABC की वैल्यू है, उसके बाद वैल्यू आ जाएगा। वो जैसे उसमें करते थे लीनियरली इंडिपेंडेंट वाले में। हाँ वही चीज। और इसमें क्वेश्चन में बेसिस गिवन होंगे ना? बेसिस दिया होगा, और अगर हाँ, दिया है बेसिस कि दिया रहेगा। डोमेन के लिए ये बेसिस दिया है, कोडोमेन के लिए अलग दिया है, फिर आप कोडोमेन वाला बेसिस यहाँ लगाओ। ठीक है।
वीक 5 और 6 में जितना सॉल्व करो ना उतना अच्छा है क्वेश्चन। तो ये बहुत उलझने वाला चीज सब है। हाँ, अब यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पर बेसिस फॉर द कोडोमेन एंड देखो यहाँ पे देखो अलग अलग दिया है। यहाँ पे लिखा है जो डोमेन की बेसिस है ऑफ R3 ये है 110, 011 और 101, ये डोमेन की बेसिस है। लेकिन द स्टैंडर्ड ऑर्डर्ड बेसिस फॉर द कोडोमेन, तो ये R3 to R3 ट्रांसफॉर्मेशन है, तो R3 की स्टैंडर्ड ऑर्डर्ड बेसिस क्या होती है 10000100001 हाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स 001। तो अब देखो यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पर तो इसने 110 लिया है कि डोमेन का है, तो इसको जो कन्वर्ट किया है इसी फॉर्मूले की वजह से 153 आया है। लेकिन दूसरी साइड उसने जो तीनों बेसिस लिए हैं वो स्टैंडर्ड लिए हैं 100 और 010 और 001, और इसमें फिर ABC की वैल्यू निकालोगे तो अलग आएगा। हाँ इसलिए अलग अलग बेसिस में ट्रांसफॉर्मेशन की मैट्रिक्स अलग अलग मिलेगी। अब इसमें जो मैट्रिक्स मिली है वो ये मिली है 153 -146033। तो अब ये मिल गई ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। तो अब अगर इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी चेक करना है तो आप इसको रो एचलॉन फॉर्म में करो। अगर इसमें कोई भी नल स्पेस नहीं नलिटी नहीं आती तो ये इंजेक्टिव होगा। ये बोल रहा हूँ कि बेसिस तो दे के रखेगा ना कि अपने से अज्यूम भी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर इस तरह से लिखा रहेगा स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस तो आप ये वाला लिखाओगे 10000। हाँ स्टैंडर्ड ऑर्डर रहेगा, अगर बस स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस रहेगा ना तो खुद से लिख लेना 100। अगर मान लीजिए नहीं दे रखा है दूसरा कुछ तो अपने से ले सकते हैं। तो कुछ डिफाइन रहेगा अगर तो वो लेंगे, तो अगर कुछ नहीं डिफाइन है तो फिर स्टैंडर्ड ऑर्डर। हाँ ठीक तो स्टैंडर्ड ऑर्डर ले सकते हैं। ठीक है समझ में आ गया। अब- रेंज बता दिए क्या? अभी वही इसमें बोलो। जैसे डिफाइन ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स वाई जेड जो है वो एक्स माइनस जेड टू एक्स प्लस थ्री वाई ये डिफाइन है। हाँ। तो अगर हम यहाँ पर स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस नहीं दिया होगा ट्रू डोमेन के लिए तो फिर हम इसमें इसी वैल्यू मतलब जो ट्रांसफॉर्मेशन दिया इसी में वैल्यूज रख के निकालेंगे ना बेसिस। हाँ तो इसी को यूज करेंगे अगर नहीं दिया रहेगा तो। अगर ये दिया रहेगा कि आपको कि सेम बेसिस है डोमेन और कोडोमेन की, तब तो आप दोनों तरफ सेम बेसिस हाँ लगाओगे। तब यूज करेंगे। और अगर नहीं दिया है कुछ तो आपको स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस। सेम बेसिस दिया है मतलब दोनों तरफ लगाने कैसे समझेंगे? इसके पहले वाले क्वेश्चन दिया था ना कि यही बेसिस दोनों के लिए है, लिखा था ना कि आप ये बेसिस दिया है फॉर बोथ डोमेन एंड कोडोमेन, तो आपने 110 को टाइम डोमेन और कोडोमेन यही तीनों बेसिस यहाँ भी लिखा था, कोडोमेन साइड भी 110, 011 और 101। हाँ वो समझ में आ गया। राइट। और यहाँ पर जब दिया है कि स्टैंडर्ड ऑर्डर, अगर आपको लिखा है क्लियर कट स्टैंडर्ड ऑर्डर या नहीं लिखा है तब लगाना, अगर दिया है कि दोनों के लिए सेम है तो दोनों के लिए सेम बेसिस। अरे वो अक्षरा बता रही थी कैसे करना है, वो अगर नहीं दिया है तो क्या बता रही थी? हाँ वही मैं पूछ रही थी कि यहाँ पर जैसे स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस अगर नहीं दिया है और ये ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन है जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है तो हमने डोमेन में तो ये बेसिस जो गिवन थे वो ले लिए 110, 011, 101। तो ट्रू डोमेन में क्या लेंगे? अपने मन से नहीं वो अगर कोडोमेन में कोई लिखा है कि कुछ कि यही वाला है तो यही लेंगे, नहीं लिखा है कुछ तो स्टैंडर्ड लेंगे। दोनों वो लिखा रहेगा क्वेश्चन में लिखा तुम्हारे। रहेगा, मोस्टली लिखा रहेगा। मतलब अगर दोनों के लिए सेम नहीं है डोमेन और ट्रू डोमेन के लिए तो डोमेन में जो डिफाइन है ट्रांसफॉर्मेशन से वो ले लें और दूसरे वाले में ट्रू डोमेन में भी वही ले लेंगे। और ज्यादातर केस में दोनों में स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस दिया रहता है कि दोनों में कोडोमेन में स्टैंडर्ड ऑर्डर ही ले। हाँ कभी कभी मतलब दो बेसिस दिया होता है। तो इसको अगर आप प्रैक्टिस किए रहोगे ज़्यादा तो स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस में आपको ज़्यादा कुछ इतना गुणा गणित नहीं करना, तो फटाफट वैल्यू पुट करके मैट्रिक्स बन जाती समझ है गया। अगर प्रैक्टिस रहेगा। तो इसको अभी आप रो एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करो, और अगर तीनों में आपको पाइवोट एंट्री मिलती है तो ये नल स्पेस 0 हो जाएगा। अगर नल स्पेस 1 है तो नल स्पेस 1 है तो इसका जो डायमेंशन होगा, इसका रैंक होगा वो 2 हो जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स का। और इधर क्या है आपका जो W का डायमेंशन क्या है R3। रैंक कैसे पता चलता? रैंक मतलब पाइवोट एंट्री है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। क्वालिटी 1 मतलब यस। अच्छा तो इस मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ। इसका रैंक मान लेते हैं 2 हो गया, नलिटी 1 हो गया। और आपका W का साइज क्या है? W का रैंक 3 है, R3 है। तो ये सर्जेक्टिव नहीं होगा। सर्जेक्टिव नहीं होगा इन द सेंस सर्जेक्टिव के लिए क्या इसका रैंक, हाँ इसका रैंक और इसका डायमेंशन बराबर के लिए था ना, रैंक और हमारा डायमेंशन सेम होना चाहिए। राइट गॉट इट। इसलिए और इंजेक्टिव भी नहीं होगा क्योंकि नलिटी 1 हो गया तो इंजेक्टिव भी नहीं हुआ। नलिटी 0 होना चाहिए इंजेक्टिव के लिए।
समझ गया। ठीक है। कोई स्टैट्स 2 भी ऐसे पढ़ाने के लिए बता दीजिए। हम हैं। यहाँ पढ़ा पे तो दोगे? सब स्टेप 2 के ही है, जो भी लोग हैं। अरे कोई पढ़ाने वाला चाहिए ना जो पढ़ चुका हो ऐसा। सुवंजन पढ़ा देगा। पढ़ चुके सुभंजन पूरा? कैसे भाई, मेरा तो इस बार स्टेट 2 है। अरे तो मतलब स्टैट्स तुमने पढ़ ले रखा है ना देखो बैचलर्स में। वीक्स 5 6 7 मैं बोल दूंगा, 8 मुझे नहीं है, मुझे अरे नहीं आता। मुझे 5 6 7 बोल दो, तुम्हें स्टैट्स में कुछ भी बोल दो, मेरे कुछ नहीं आ रहा है वो तो। आ रहा है मतलब ठीक है, टाइम नहीं मिल पा रहा है भाई, जॉब भी कर रहा हूँ। ठीक है 5 6 7 बोल देंगे। बोल देना। ठीक है, अभी इसमें कह रहा है कि R2 to R2 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और उसका ये x दिया है XY से ट्रांसफॉर्मेशन x, 0 में। अब ऑप्शन देखना है क्या सही है क्या गलत है। पहला कह रहा है कि द मैट्रिक्स करस्पॉन्ड टू T विद रिस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड ऑर्डर्ड बेसिस, जो 1 0 0 1 होता है बट डोमेन एंड कोडोमेन, तो उसका मैट्रिक्स ये बनेगा। तो ये तो चेक करना पड़ेगा आपको। इसमें तो मैट्रिक्स भी दे दी है। दिया वो पूछ रहा है सही है कि गलत है। अच्छा मैट्रिक्स सही है कि गलत है ये तो इस इसका ऑर्डर्ड बेसिस को आकर बनाने के के बाद? हाँ आकर देख लेते हैं क्या होता है। एक सेकंड हम लोग बनाते हैं ना। हाँ तो 1 0 का ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा बताओ। 1 1 0 हो जाएगा और क्या। 1 0 होगा। अब इसको स्टैंडर्ड ऑर्डर फॉर्म में लिखो। 1 0 कैसे लिखोगे? 1 इंटू 1 0। 0 1 एंड 0 into 1 0 0 0 0 0 0 into 1 0 0 1। अच्छा, दूसरा ले लो। 0 1 का क्या होगा? 0 0, 0 0 0 0 0। तो हाँ इसका क्या बनेगा? 0 0 1 0 प्लस 0 0। तो इसका मैट्रिक्स क्या हुआ? 1 0 0 0 नहीं सॉरी। हाँ ठीक है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। ये तो बन जाएगा कैसे अभी, आया, समझ में आ कैसे गया है। आया? तो ये सोनियन कहाँ तुम्हें समझ में नहीं आया? ये समझ में आया? ये 1 0 और 0 1 कैसे लिए? वो क्वेश्चन वो ऑप्शन में था उसलिए। अरे वो स्टैंडर्ड बेसिस दिया हुआ है ना, तो जो बेसिस दिया रहता है ये कोडोमेन की हाँ, बेसिस इधर होती है और डोमेन की बेसिस इधर होती है। तो दिया स्टैंडर्ड और तो हमें 1 0 का जो ट्रांसफॉर्मेशन था ये 1 0 बना, तो इसको हमें इस बेसिस के फॉर्म में लिखना था। तो कैसे लिखेंगे? 1 0 का हमें कोफिशिएंट 1 लगाना पड़ेगा और 0 1 का 0 लगाएंगे तभी हमें 1 0 मिलेगा ना। ओके, इसी तरह में 0 0 चाहिए तो हमें सबको 0 करना पड़ेगा, तब तो 0 0 मिलेगा। 1 0 0 1। तो इसका हमें जो ये और ये होता है उसको फर्स्ट कॉलम और ये सेकंड कॉलम, तो ये मैट्रिक्स बन गया। ओके। तो देखते हैं सेकंड ऑप्शन में यही है, सेकंड ऑप्शन सही है। हाँ। अब बताओ ये 1 1 है ना, आइदर है ना 2 है, क्या है? तो यहाँ पर नलिटी 1 है इसका, देखो एक फ्री हाँ। वेरिएबल है, तो ये इनटू नहीं है, इंजेक्टिव नहीं है। इंजेक्टिव कब होगा? नलिटी जीरो जीरो होने से। नलिटी 0 होना चाहिए। और सर्जेक्टिव भी नहीं होता। सर्जेक्टिव नहीं है क्योंकि इधर जो R2 कह रहा है और R2 में तो सारे वेक्टर आएंगे, 1 2 आएगा, यहाँ पर केवल 0 वाला ले रहा है। यह रैंक ऐसे हमारा भी चेक 1 है। कर सकते हैं, रैंक 1 है और डायमेंशन इसका हाँ 2 इसका भी रैंक 1 है और इसका डायमेंशन 2 है, ऐसे भी हो गया। समझ गए। हाँ हाँ। तो नाइदर 1 1 नॉर R2। अच्छा, विच आर द फॉलोइंग इज द एप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ T। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन एक ऊपर लिखा है और T के वैल्यू डेफिनेशन मतलब क्या, ट्रांसफॉर्मेशन चेक करना है? हाँ वही फार्मूला, जो फार्मूला था ना वो फार्मूला बनाने के लिए बोला है। फार्मूला कैसे बनेगा, क्या होगा? समझ नहीं आया क्या बोल रहे हैं। ये क्वेश्चन दिया ऊपर, पढ़ो। कहाँ दिए? अच्छा हाँ समझ गया। ये है ना, W से एक्स वाई जेड है, x इज इक्वल टू 2y प्लस जेड है, बी सब स्पेस ऑफ R3। अब यहाँ पर R3 नहीं है, देखो यहाँ पर ध्यान दो, सब स्पेस है। तो इसका मतलब इसका साइज 3 या 3 से छोटा भी हो सकता है। और बीटा जो है इसके डायमेंशन है बेसिस ऑफ W का वो है बेसिस है, और इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो R2 में है। R3 टू R3 या R2 टू R2 नहीं, R3 टू R2 है। बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सच दैट इसका देखो एक दिया है T210 का जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है 1 0 हो रहा है, और 1 0 1 का ट्रांसफॉर्मेशन 0 1 हो रहा है। इस बेस पे क्वेश्चन पूछ रहा है, 2 3 4 क्वेश्चन। हाँ ये तो किया है, समझ गया। 2 ट्रांसफॉर्मेशन आपको दिया हुआ है, उस बेस पे आपको एक्स वाई जेड की ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू निकालनी है, क्या होगा?
एक्स वाई जेड की वाई जेड होगी ना, वो सिंपल है। हाँ तो कैसे y होगी ये बता रहा हूँ, जैसे 210 है ना, तो हाँ 210 को 10 ले रखा है, तो वाई जेड, वाई की जगह 1 है, जेड की जगह 0 है, तो वाई जेड ठीक है, सिंपल है। ये ऐसे तुक्का एग्जाम में लग जाएगा, बट इसको पता होना चाहिए प्रोसीजर क्या है। तो प्रोसीजर क्या है कि बट ये कैसे हुआ, वो पहला वाला 2 कहाँ गया? हाँ मैंने हाँ, हटा दिया। ये कहाँ गया नहीं, ये तो डिफाइंड है, ये नहीं पूछना है कहाँ गया, ये तो डिफाइंड है, ये चीजें आपको दी हुई कि ऐसा होता है। हम्म तो आपको एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है क्या होगा। हम्म अब ये 210 कहाँ से आया और ये 101 कहाँ से आया, ये पता होना चाहिए। ये है आपका डोमेन का बेसिस। बेसिस, और बेसिस 1001 क्या है, ये को डोमेन का, डोमेन। नहीं नहीं बेसिस नहीं है, ये आपका बेसिस नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन है। बेसिस है, हाँ यहाँ पर यह दिया है कि स्टैंडर्ड बेसिस होगा, यहाँ पर नहीं दिया, जो अक्षरा का क्वेश्चन था यहाँ पर को डोमेन का बेसिस नहीं दिया है, जो कि R2 सिर्फ दिया है, तो वहाँ पर हम स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस लेंगे। चलिए तो हम लोग एक्स वाई का कंप्यूट करते हैं ना। हाँ तो देखो यहाँ पर मैं कर रखा हूँ, थोड़ा ध्यान दो, गंदी राइटिंग थोड़ा फोकस करो, समझ में आएगा। ये आपने तो अभी किया है मेरे सामने, जो पहले हाँ, अभी जस्ट रिवीजन जब मैं कर रहा था पहले, तब मैं किया हूँ। तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे हुआ क्या है एक्चुअली। चलो मैं साफ जगह करता हूँ, ठीक है, इधर करता हूँ। तो हमें क्या करना होगा, हमें एक्स वाई जेड को लिखना होगा इसके जो डोमेन है उसके बेसिस के फॉर्म में पहले, ठीक समझ है। गए। एक्स वाई जेड को हमें लिखना होगा, तो कैसे लिखेंगे, तो हमें लिखना है, मेरे पास दो टर्म है, 210 है प्लस दूसरा टर्म है 101। तो अब इसे कोफिशिएंट ले लो, ए और बी, ए और बी, हाँ फिर हो ठीक गया है। 2a प्लस बी, ए प्लस ए, 2a और प्लस, हो गया बी, ए और बी, हाँ 2a प्लस बी होगा, और ए कॉमा बी, ए कमा बी होगा। अब इसको हाँ इक्वेट करो, x बराबर क्या हो गया, माइनस 2a बी, प्लस बी और y बराबर, ए नहीं हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू नहीं निकालनी, ध्यान दो, हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी। तो हम ऐसे लिखते हैं 2a प्लस बी बराबर x, और a ए बराबर बराबर y, वाई वाई b बराबर बी बी बराबर जेड। तो हम a और b के यहाँ पर y और z लिख देंगे। तो 1,0 इंटू वाई और 0,1 इंटू जेड। सॉरी सॉरी, फिर अभी नहीं, हम जरा जंप मार गए, थोड़ा रुको, उतना आगे नहीं, ये अभी ये मुझे नहीं समझ में अभी आया। जंप मार गए, देखिए, रुक जाओ। सुनिए सुनिए सुनिए। हाँ रुक ये जाओ हम बता लोग रहा, रुक जा भाई, रुक जा। देखो ये अभी जब हमने एक्स वाई जेड को कॉम्बिनेशन ए और बी हमने निकाला, ए की वैल्यू हमारी आई थी y, और b की वैल्यू आई थी z, ठीक है, ऐसे ऐसे आया था कैसे ना। आ गई? अरे अभी तो सॉल्व किया था हमने, ए और b की वैल्यू निकाली थी। ठीक है, आ गई, मान लीजिए आ गई। यहाँ पर हमने a लिया था ना, तो 210 था ना, तो 2a प्लस प्लस बी। b हुआ था, और फिर यहाँ पर हुआ था a, और यहाँ लक्षण b, तो a हमारा इज इक्वल टू y आया था, b इज इक्वल टू z आया था, हाँ ठीक है। ठीक है। तो एक्स वाई जेड को हमें लिखना है, तो हमें इस तरीके से लिख लेंगे, 210 और 101 का फॉर्म में प्लस करके। अब हम इसका लगाते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, तो हमें एक्स वाई जेड की ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी, तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन लगाया तो इधर भी ट्रांसफॉर्मेशन लग जाएगा। तो y और z जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन के कांस्टेंट है, तो बाहर देंगे, तो y मुझे इंटू, एक यहाँ क्लियर करना है, जैसे हम लोग कब कॉम्बिनेशन बनाते हैं, जैसे ए बी कब लेते हैं, जैसे ए और बी का कॉम्बिनेशन आपने बनाया ना, ए की वैल्यू बी की वैल्यू कब हमको चाहिए होती है? बाबा ये देखो आपको दो चीजें दी हुई हैं, इन आपको दिया है 210 का ट्रांसफॉर्मेशन 1,0 और 101 का ट्रांसफॉर्मेशन 0,1। ठीक है, दिया इसी है। के बेस पे आपको एक्स वाई जेड का ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। तो पहले आप एक्स वाई जेड को लिखोगे इसके बेसिस के फॉर्म में 210 और 101 के फॉर्म में, और फिर इसके ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू पुट करके आप उसका वैल्यू निकाल लोगे एक्स वाई जेड। अच्छा, अगर मान लीजिए कुछ भी नहीं दिया है, सिर्फ एक्स वाई जेड का पूछा है, तो ये 210 और 101 को रख के पहले एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है। हाँ पहले आप एक्स वाई जेड को हमें निकालना है, तो एक्स वाई जेड को आप एक्सप्रेस करो इसके बेसिस के फॉर्म में। तो बेसिस में हमने ए और बी वैल्यू रख के निकाला, तो ए की वैल्यू 1 आ गई, बी की वैल्यू आ गई, तो हमारा ये हो गया एक्स वाई जेड हमारा हो गया, ए की वैल्यू y आई थी, तो यानी कि y इंटू 2,1,0 प्लस बी की वैल्यू z आई थी, तो z इंटू 1,0,1। ठीक है। तो अब ट्रांसफॉर्मेशन दोनों साइड लगाओ, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स वाई जेड हो गया,
और इसका जब ट्रांसफॉर्मेशन करोगे तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो y बाहर आ इंटू जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 210 और z इंटू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 10। तो ये तो दे रखा है उसका हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन। तो y इंटू हो जाएगा 1,0 जीरो और प्लस z इंटू 0,1। 0,1 तो ये क्या हो जाएगा, y, y, z, y का मैसेज हो गया। ये ऐसे आएगा। अच्छा बाबा, ये तो बड़ा कटा कहानी है। और इसी को मगर थोड़ा सा, सेम ही चीज का ऐसे अलग अलग क्यों आ रहा है? अभी एक्स वाई जेड का वाई जेड आया, इधर एक्स वाई जेड का एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई माइनस। अरे उससे अलग नहीं है, यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, देखो x की वैल्यू 2y प्लस z है। जब 2y हाँ। प्लस z पुट करोगे तो y y कैंसिल हो जाएगा, z z कैंसिल, y 2y में से एक y जाएगा, y बचेगा, और z में से z कैंसिल हो जाएगा, तो y का मान z ही आएगा। ये भी, यह x की वैल्यू 2y प्लस z है। अच्छा, एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे तो वाई प्लस जेड ही आ जाएगा। समझिए, जय हो आपकी। अब इसलिए अब ये पूछ रहा है कि ये 1-to-1 है कि ऑन टू है, क्या है? ये एक सेकेंड, इसके लिए हम लोगों को मैट्रिक्स का वो बनाना पड़ेगा ना, जैसे मैट्रिक्स का वो बनाना पड़ेगा। अभी आप इसमें जो मैट्रिक्स का आया था वैल्यू, बेसिस दे रखा है, तो बेसिस पे हाँ उस पे बनाना पड़ेगा। ओके ओके, जो हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन था, इसको अभी करते हैं कन्वर्ट। तो इसको रुको, ये मिटाता हूँ, करता ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बनाओ इसको। तो ये देखो R2 में ट्रांसफॉर्मेशन है, तो 210 जो हो रहा है 1,0 हो जा रहा है। तो 1,0 जो R2 का स्टैंडर्ड बेसिस है उसके फॉर्म में लिखोगे तो क्या होगा, 1 इंटू 1,0 प्लस 0 इंटू 0,1, और इसका 0,1 हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 और यहाँ 1 आएगा। तो जब करने लगोगे तो शॉर्टकट में करने लगोगे, इसमें पूरा लिखने की 10 और 0,1, तो नलिटी 0, इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव के लिए इसका रैंक क्या हो गया, 2, और यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन भी 2 में है, जी। तो ये आइसोमॉर्फिज्म हो गया। मतलब इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव एक साथ होगा तो आइसोमॉर्फिज्म। हाँ, और इंजेक्टिव मतलब रैंक और नलिटी सेम होना पड़ेगा। नहीं, नलिटी 0 होना चाहिए। नलिटी 0 होना चाहिए। नलिटी 0 होना चाहिए, हाँ, वो होगा इंजेक्टिव। और ये सर्जेक्टिव के लिए ये डायमेंशन और रैंक ऑफ टी और ऑन टू के लिए डायमेंशन और रैंक सेम होना चाहिए। हाँ, डायमेंशन ऑफ W और रैंक ऑफ T, मतलब दोनों का पाइवोट एंट्री है, समझ लो, सेम होना चाहिए। ओके, देखो, व्हाट विल बी द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ T विद रिस्पेक्ट टू द बेसिस बीटा फॉर W एंड गामा 1 and 1 - 1 फॉर R2। अच्छा, सेम दे दिया है डोमेन बीटा यानी कि यही वाला है इसका, यही क्वेश्चन है। तो बीटा के लिए, डोमेन के लिए, कोडोमेन के लिए ये दिया है गामा। आओ इसको करो, सब करने से होगा। तो T ऑफ 2,1,0 का ट्रांसफॉर्मेशन क्या था, 1,0 था। ओके, और दूसरा था 1, 0, 1, 0,1 का 0,1। तो अभी तो इसका तो डोमेन का वही है और कोडोमेन का बदल दिया है। तो अब ये देखो, तो 210 का नहीं, अभी तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी, ये उसका फार्मूला की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो 210 का क्या होगा, 210 का क्या होगा ट्रांसफॉर्मेशन, 10 होगा। अब 10 आपको लाना है इस बेसिस से, कोडोमेन के बेसिस से। हाँ, तो कोडोमेन में आपका है, बना लीजिए ना। हाँ, 1,1 प्लस 1,-1, और इसका ले लो A और B ले लो, A और B ले लीजिए, तो बन जाएगा A प्लस B, A प्लस B इक्वल टू 1, A माइनस B, ठीक है। A प्लस B इक्वल टू 1। हाँ, ये हो सकता है, कैसे होगा ये? नहीं समझ में आया? आ गया। हाँ, वो नहीं, वो बात नहीं करो। A प्लस बी इक्वल्स टू 1 और A माइनस बी इक्वल्स टू 0। 0, हाँ। हाफ हाफ हो जाएगा ना, A की वैल्यू हाफ, B की वैल्यू हाफ।
हाँ 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 ए प्लस बी इक्वल्स टू 1 होता। ठीक है, ए की हाँ, वैल्यू ठीक है, हाफ आएगी, समझ बी की वैल्यू भी हाफ आएगी, हाँ 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 समझ में आ गया। तो हम यहाँ हाफ फिर हाफ पुट कर देते हैं, हाफ पुट कर दीजिए पुट। प्लस हाफ, और दूसरा ले लो 1 0 1, इसका होगा ट्रांसफॉर्मेशन 0 कामा 1। 0,1। तो इसको इस फॉर्म में लिखो 1 कामा 1 और 1 कामा -1, 0 1 आना चाहिए। तो यानी कि ये हो गया, ए बी लिख लो पहले, तो ए ए प्लस प्लस बी इक्वल टू 0, 0 ए माइनस बी इक्वल टू 1। ए माइनस बी, तो यहाँ पर ए की वैल्यू आएगी हाफ और बी की वैल्यू आएगी -हाफ, ठीक है। ये तो बन गई मैट्रिक्स, मैंने निकाल लिया, इसमें कोई डाउट? नो डाउट। तो मैट्रिक्स क्या बन रही है, हाफ हाफ और हाफ -हाफ, तो हाफ कॉमन ले लिया तो ये बन रही है। ओके गॉट इट। वीक 5 यहाँ खत्म होता है। ये वीक 6 चल रहा है क्या? हाँ वीक मतलब 6 पे है। ओके, और इसमें कह रहा है व्हिच ऑप्शन रिप्रेजेंट द कर्नल एंड इमेज ऑफ द फॉलोइंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। कर्नल और एक कर्नल और इमेज। हाँ, कर्नल का मतलब ये हो गया स्पैन क्या होता नल है, एक बार स्पेस। थोड़ा शॉर्ट में बोल दीजिए पूरी लाइन। कर्नल का मतलब वो होता है कि नल स्पेस नहीं कर्नल नहीं, स्पैन स्पैन। पीवी इक्वल टू 0। स्पैन बताओ। स्पैन का मतलब ये हो गया कि वही उसको फैलाओ, मतलब जैसे 1 कामा 0 को आप एक्सपेंड करोगे तो इसमें कोई भी x ले लो तो x कामा 0 हो गया ना, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो ये स्पैन कर जाएगा। स्पैन का मतलब कि उसको हम कितना मल्टीप्लाई करके जो भी उसको निकाल सकते हैं। उसी लाइन में ऊपर नीचे करते रहो, उसी मतलब उसी इक्वेशन में। ओके, तो कर्नल क्या होता है, v जो है v के वो वेक्टर जो w साइड 0 बनाते हैं, होमोजेनियस टाइप। ठीक है। तो इस पे ये कह रहा है कि कर्नल टी ऑफ स्पैन 1 0, ये क्या विच ऑप्शन पहले रिप्रेजेंट, कर्नल ऑफ टी तो निकालिए। कर्नल ऑफ टी निकालें, इसका हमें वो निकालना पड़ेगा मैट्रिक्स, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन R2 टू R2 है, तो बेसिक वो लेंगे हम इसका स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस, ठीक है। तो 1 कामा x कामा वाई, x कामा वाई का x कामा 0 है, यानी कि 1 कामा 0 का क्या होगा, 1 कामा 0 होगा, ठीक है। और 1 कामा 0 को जब लिखोगे स्टैंडर्ड ऑर्डर में तो 1 0 ही आता है, यानी कि ये वाली लाइन में है। और 0 कामा 1 का लिखोगे तो क्या आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन 0 कामा 0, तो इसका जो आएगा 0 0 आएगा, तो इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स आएगा ये आएगा, ठीक है। ठीक ठीक। तो ये इसका जो नल स्पेस क्या होगा, नल स्पेस क्या है इसका, जो फ्री वेरिएबल है ये वाला, ये वाला नल स्पेस, नलिटी 1 हो गई ना। तो नलिटी मतलब कि इसका नल स्पेस जो होता है वो वेक्टर स्पेस होता है, और उसकी जो बेसिस होती है वो नलिटी होती है। तो हम इस वाले वेक्टर को एक्सपेंड करें तो इसको हम ले लेते हैं x या y ले लो, तो x तो हमारा 1 है, y 0 है, तो नल स्पेस में हमारा y 1 हो गया और ये 0 हो जाएगा, क्योंकि नल स्पेस का कोफिशिएंट जो है 0 है। तो अब यहाँ पर 1 लिखने का मतलब ये हो गया कि 0 कामा y लिख दो या 0 कामा 1 लिख दो, यहाँ पर कोई भी कोफिशिएंट 0 लगाएगा ये तो 0 होना ही है। तो 1 क्यों लिख दिया उधर, 0 1? 0 1 इसलिए लिखे हैं कि हम जो नल स्पेस है उसमें ये y वाला वेक्टर है, इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, इसकी कोई भी वैल्यू फ्री वेरिएबल है ना। हाँ, फ्री वेरिएबल, तो y में कुछ भी रखा जा सकता है, y में कुछ भी रखा जा सकता है। तो अभी हमें 0 0 मिलेगा, 0 0 हमें चाहिए ना, तो हमें हाँ, हमको 0 0 चाहिए। हाँ, तो x में तो है, x के लिए हमें 0 करना पड़ेगा तभी 0 आएगा, लेकिन y का कोफिशिएंट ऑलरेडी 0 है, तो y में हम 1 रख दिए हैं, क्योंकि y की जो इसकी वैल्यू कुछ भी रखोगे वो 0 ही जाएगा, मिलेगा। हाँ, तो इसको स्पैन भी करेंगे 0 1 को, तो कुछ भी स्पैन करो तो 0 ही हो जाएगा, समझ गए। कर्नल ऑफ टी 0 1 होगा, और इमेज ऑफ टी जो होगा, इमेज मतलब इसका रैंक वाला, तो ये होगा 1 कामा 0, क्योंकि रैंक इमेज रेंज स्पेस के बराबर होता है ना। हाँ, इमेज w किसके बराबर होता है,
इमेज ऑफ टी मतलब टी का आप रैंक समझ लो, ये मैट्रिक्स का रैंक। तो रैंक तो इसका एक है ना। हाँ रैंक एक है, तो इसलिए स्पैन ऑफ 1,0 है ना। ये समझा नहीं, रैंक और स्पैन ये इमेज का। अच्छा सुनो, इमेज ऑफ टी जो होगा वो इसका होगा, जो डब्लू का है वो होगा, राइट। डब्लू हमारा क्या है, x,0 है, तो उसका स्पैन यानी 1,0 का स्पैन होगा। सनी म्यूट कर ले भाई। सनी भाई जो नलिटी में, नलिटी में आप वो वेरिएबल की वैल्यू रखोगे जहां पर 0 हो रही है, और इमेज में आप उसका साइड 1 करोगे जिस साइड आपको मिल रहा है पाइवोट इनपुट। अच्छा, ये कर्नल निकालना है तो पहले मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन की मैट्रिक्स बना लो ऐसा। हाँ आगे और क्वेश्चन आएगा, आप पता चलेगा, कोई क्वेश्चन और है इसके रिगार्डिंग अभी क्वेश्चन है और तगड़े क्वेश्चन। देखो यहाँ पे ये सॉल्व करने लायक ट्रांसफॉर्मेशन है वो R4 to R3। एक बार थोड़ा इंजेक्टिव सब्जेक्ट बोल देना। अरे यार कहाँ थे तुम? सो रहे थे। एक मिनट, इंजेक्टिव गया था। इंजेक्टिव के लिए जो आपका जो मैट्रिक्स होगा ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, इसके आपका होना चाहिए नलिटी 0, और सर्जेक्टिव के लिए जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स का जो रैंक है, डायमेंशन कह लो, वो बराबर होना चाहिए W के डायमेंशन के बराबर। वो तो ठीक है, लेकिन वो तो मैट्रिक्स होगा तब काम करेगा ना। अगर हाँ, हमारा मैट्रिक्स ना होगा तब मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा निकालने, हमने तो अभी कैसे बना बनाएंगे अगर एक ही एलिमेंट हो? एक ही एलिमेंट अभी हमने कैसे, ऐसे ये है ना, ये दिया है तो हमने मैट्रिक्स से बनाया, एक ही एलिमेंट था। आपको स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस लोगे ना, R2 दिया तो स्टैंडर्ड ऑर्डर 1 0 0 1 ले लोगे, R3 दिया तो इस 3 बेसिस लेके आप बनाओगे ना मैट्रिक्स। ओके गॉट इट। अच्छा ये मुझे समझ में नहीं आया, लास्ट क्वेश्चन से एग्जाम्पल किया, और एक क्वेश्चन है तो देखो। हाँ क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, रुक जाओ देखो, ये क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है। R4 to R3 ट्रांसफॉर्मेशन है, यहाँ पर x1 x2 x3 x4 4 वेरिएबल हैं, और उनका ट्रांसफॉर्मेशन जो दिया है वो फार्मूला ये दिया है, ऐसे होता है, एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है, तीसरा टर्म। तो अभी मैट्रिक्स करस्पॉन्डिंग टू स्टैंडर्ड बेसिस इज एज फॉलो। अच्छा चेक करने के लिए बोला है क्या? रुको रुको रुको, ये एक्सप्लेन कर रहा है, कुछ चेक नहीं करना, क्वेश्चन नहीं है, ये एग्जांपल है। अच्छा एक्सप्लेन कर रहा है। तो ट्रांसफॉर्मेशन ये हो गया। अब यहाँ पर उसने जो है मैट्रिक्स बनाई है, मैट्रिक्स बना दिया, स्टैंडर्ड बेसिस पे लेके। तो अभी यहाँ पर कैसे ये बना है, यहाँ पर एक बार x1 की वैल्यू एक बार इसने 1 रखी है, तो ये वाला वैल्यू क्या आया है 2 और सब 0 है, और ये 1 होगा तो नहीं हाँ 1, और ये 1 होगा तो 1। अरे जो प्रोफिशिएंट है वही लिखे हुए हैं ना मैट्रिक्स में तो। ये हाँ जैसे 2x1 4x2 प्लस 6x3, तो वही तो प्रोफिशिएंट जो x1 x2 के हाँ, हैं हाँ, वही तो है ना, वही लिखा है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड है ना, स्टैंडर्ड में वही आता है, वो कोफिशिएंट ही आ जाता है। नहीं वही चीज मैं ये कर रहा था कि मुझे जिसे बनाना था तो इसका अलग अलग वो बना था, ठीक है। तो ये द मैट्रिक्स करस्पॉन्डिंग टू स्टैंडर्ड बेसिस इज एज फॉलोज। नहीं स्टैंडर्ड बेसिस का मतलब ये होता है ना, x1 x2 x3 x4 का है कि 1 0 0 0, फिर एक बार आप x2 को लोगे 0 1 0 0, तो जब इसको 1 लोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 2, और इसकी वैल्यू यहाँ पर 2 1, और यहाँ पे होगी 1, और जब दूसरा टर्म को आप 1 लोगे तो ये होगी 4, और बाकी 0 हो जाएंगे, यहाँ पर 3, और इसमें 1, और जब इसी तरह थर्ड वाले x3 को 1 लोगे तो इसमें होगी 6, और इसकी 0 है 6, और 8 5 3। तो इस तरह होता है। तो स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस में ये मैट्रिक्स इस तरह से बनता है, आपको अलग अलग मिल जाएगा। फिर इसका रो रिड्यूस एक्सलॉन फॉर्म में ये हो गया।
तो अब कह रहा है रिक्वायर्ड नल स्पेस और इसको डिफाइन करना है। तो यहाँ पर आपको फ्री वेरिएबल कौन से मिले, ये और ये, दो में आपका पाइवोट है, इसमें पाइवोट नहीं है। तो आपको नल स्पेस निकालना है। तो आप इसका x3 x4 के टर्म में लिख सकते हो, T1 T2 बहुत सारे वर्ड यूज करता है, जैसे यहाँ पर इसने x3 x4 लिखा है, यहाँ पर मैंने T1 T2 लिया है। चलो T1 T2 में एक्सप्लेन करते हैं। तो हमने यहाँ पर ले लिया एक वेरिएबल T1 है, ये हमारा T2 का। तो अब इस इक्वेशन को पकड़ो, यहाँ पर सब 0 0 है इक्वल टू, तो ये वाला वैल्यू क्या है, y है। तो y बराबर हमारा क्या होगा, ये -3T1 है, उधर जाएगा तो हो जाएगा 3T1 3 प्लस 3T1 होगा ना, -T2 हाँ 3T1 और T2 प्लस है तो जो अपोजिट साइड जाएगा तो माइनस -T2 हो जाएगा, T2 हो जाएगा, -T2 ओके। और x बराबर क्या होगा, कैसे ये क्या हो रहा है? -9T1 -2T2। समझा नहीं समझाया? ये हमने इसको होमोजेनियस सिस्टम जो इक्वल टू 0 होता है उससे एज्यूम करो कि इक्वल टू 0 है। तो ये हमें y की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर 1 है, तो 1 इंटू मतलब y हमने ले लिया, और इनको हमने T1 ले लिया और T2 ले लिया, दो हमारे वेरिएबल। तो यहाँ -3T1 हो गया, या +T2 हो गया। तो जब 0 की साइड जाएगा अपोजिट साइड तो 3T1 -T2 साइन चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर x को अगर इक्वेट करो तो x बराबर क्या होगा, -9 91 और -2T2। ओके ओके। ठीक है, ये चीज़ यही लिखिए। तो इसी को हम इसको लिख देंगे। तो नल स्पेस कैसे बनेगा, आप देखो। तो x की वैल्यू लिखो, x की वैल्यू -9T1 -2T2, और y की वैल्यू 3T1 -T2, और इसके बाद आएगा T1 और T2। ये हमारे चार चीज़ें आई बनी। T1 और T2 कैसे आए? T1 T2 हमने लिया था, बट वो तो लास्ट रो में 0 है। लास्ट रो में जी ना, ये 4 है ना, ये हमने इसको T लिया था और इसको T1 इसको T2 लिया था। तो हम ये देख रहे हैं कि हम T1 इसको ले रहे हैं तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, T2 ले रहे हैं तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है। तो इसकी वैल्यू तो T1 T2 में लिखनी पड़ेगी ना, थर्ड और फोर्थ की। डिपेंडेंट को तुम इंडिपेंडेंट के टर्म में लिख रहे हो। समझ गया, ये स्पैन कर दिया है उसी तो अब इसका जो हमें नल स्पेस का जो बेसिस निकालना है, नल स्पेस का, तो T के फॉर्म होगा। तो वो कभी अगर इस तरह से लिखा है तो अब एक बार T1 को 1 करो, T2 को 0 ले लो, एक बार T2 को 1 करो, T1 को 0 करो। अब T1 को 1 लेते हैं तो क्या बनेगा, -9 3 1 0, अब T1 को 0 ले लो, इसको ले लो तो -2 -1 0 1। तो ये इसका नल स्पेस हो जाएगा। तो कभी इस तरीके से लिखा रहेगा क्वेश्चन में, और कभी T1 T2 फॉर्म लिखा रहेगा। तो आपको दोनों तरीके से आना चाहिए। क्या T1 T2 के कौन से फॉर्म में रहेगा क्वेश्चन? कोई ऑप्शन में रहेगा कि ये नल स्पेस ये है, या अगर ऐसे लिखा रहेगा तो आपको T1 T2 ऑप्शन का बताए। वो बेसिस स्टैंडर्ड बेसिस वाला क्या बता रहे थे ऊपर में? स्टैंडर्ड बेसिस वाला समझ में आ गया भाई। एक मिनट रुक जाओ, अभी इसको कंप्लीट करने दो। ये होगा नल स्पेस हो गया। अभी आता है रेंज स्पेस। रेंज स्पेस क्या होता है, आपका जो होता है जो पाइवोट एंट्री वाली है वो वाले वेक्टर, यानी कि पहला और दूसरा कॉलम का। तो पहला और दूसरे कॉलम के क्या वेक्टर थे, 2 1 1 और 4 3 1। तो ये होता है आपका रेंज हो गया। रेंज स्पेस ये हो गया। ये रेंज स्पेस एक बार फिर से बताना। रेंज स्पेस जो आपके पाइवोट एंट्री है, पहले और दूसरे में पाइवोट एंट्री है, तो उसके जो करेस्पॉन्डिंग वेक्टर है वो रेंज स्पेस। ठीक है ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स में जो करेस्पॉन्डिंग रहेगा। बट रेंज स्पेस का मतलब क्या हो, मतलब वो पर्टिकुलर उस रेंज में आता है या क्या? बता रहा हूँ। नल स्पेस क्या होता है, नल स्पेस वो वेक्टर का कॉम्बिनेशन है जो 0 लेके जाता है। बेसिकली सारे सॉल्यूशन स्पेस होता है वो। हाँ, जो आपको 0 बनाता है। और रेंज स्पेस वो होता है जो आपको 0 नहीं बना रहा है, जो आपको रेंज, उसके रेंज को एक्सपेंड कर रहा है। करो जो पाइवोट एंट्री है वो है, जो उसकी जिसमें उसकी वैल्यू डिफाइंड है वो है उसका रेंज स्पेस। समझ गया। तो ये 4 है, इसका डायमेंशन 4 है। तो रेंज स्पेस में 2 आया और नल स्पेस में 2 आया, यानी 2 + 2 4। और रेंज का रैंक के बराबर है यहाँ पे? हाँ हाँ, रेंज स्पेस इज जस्ट लाइक ए वेक्टर स्पेस, और रैंक यानी कि उसकी बेसिस, नंबर ऑफ कार्डिनलिटी और बेसिस।
और स्पैन क्या हो रहा है? स्पैन मतलब एक्सपैंडेशन। तुम कोई भी वेक्टर को कोई मतलब कांस्टेंट के टर्म में लिख सकते हो ना, अल्फा टाइम्स एक्स प्लस बीटा टाइम्स वाई प्लस गामा, वही चीज हो रहा है बस। तुम्हारा पूरा का पूरा लाइन में वो फैल रहा है, तुम जैसे जैसे एक्सपेंड कर रहे हो लाइन बढ़ता जा रहा है। That's what इक्विवेलेंस है, it is. सिमिलैरिटी है ये सब। हाँ, तो रैंक नलिटी थ्योरम क्या है कि रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी। ये चीज़ समझो। यहाँ पर है वी का ट्रांसफॉर्मेशन डब्लू में हो रहा है, तो हमारा रैंक ऑफ टी जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है ये अलग है बिल्कुल। इसका जो रैंक है और जो नलिटी है वो होगा डायमेंशन ऑफ वी के बराबर। नंबर ऑफ कॉलम्स ना, वी का डायमेंशन, हाँ, नंबर ऑफ कॉलम इन वी। हाँ। तो टी इज इंजेक्टिव कब होगा, देन रैंक ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी। मतलब ये भी नलिटी जीरो होता है ना, टी सेम चीज लिखा हुआ है वहाँ पे, दोनों सेम ही चीज है। हाँ समझ गए, हाँ नलिटी जीरो हो जाएगा। नलिटी जीरो हो जाएगा ना, तो ये नलिटी जीरो होगा तो रैंक ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी हो जाएगा। एक ही बात बोलने का दूसरा तरीका है। क्या है? हाँ, वी वेक्टर है, कोई भी वेक्टर है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वी जो हो रहा है डब्ल्यू में हो रहा है ना, तो ये वी है। टीम मतलब मालूम है, डीम मतलब बंगाली में क्या होता है? डीम मतलब बंगाली में अंडा होता है। अंडा होता है, क्या होता है इसमें? उसको वैसे डायमेंशन पढ़ते हैं, डायमेंशन का शॉर्ट फॉर्म है। डिम बोलते हो तुम लोग अंडे को? क्या ही बोल रहे हो तुम लोग यार। अरे क्या ही नहीं भाई, ऐसे ही होता है ना बंगाली में पानी को खाते हैं, पानी खाओ, जल खाओ। तो डिम का मतलब लॉजिक क्या है? डिम कुछ ऐसा कुछ तो अंडा बोलने का क्या लॉजिक है बता? नहीं डिम बोलने का, खैर इस बारे में बाद में बात करें, इसको पढ़ ले पहले। हाँ पढ़ लेते। ओके, अगला है अंडा की तरह दिखता है इसलिए। एक्चुअली ओवल होता है ना, ओवल शेप का होता है इसलिए। अब कंटिन्यू। हाँ, आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है, जैसे डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी होगा, तभी आइसोमॉर्फिज्म होगा। आई थिंक इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव भी ना। हाँ, आइसोमॉर्फिज्म का मतलब दोनों चीजें तब होंगी जब हमारा वी और डब्ल्यू का डायमेंशन होगा, यानी कि R2 to R2 ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तभी सर्जेक्टिव होगा। R3 to R2 ट्रांसफॉर्मेशन है तो मतलब आइसोमॉर्फिज्म नहीं होगा। उसको हम लोग साइड कर सकते हैं सीधे। R2 to R3 है तो भी आइसोमॉर्फिज्म नहीं होगा। जब दोनों का डायमेंशन सेम है तब आइसोमॉर्फिज्म पॉसिबल है, राइट? हाँ, तब चेक करना पड़ेगा। ये इसी से रैंक नलिटी थ्योरम से ही ये दोनों चीजें निकली। तो ऐसे आईबॉल कर सकते हैं ना, जैसे मान लीजिए ट्रांसफॉर्मेशन है R2 से R3, तो ये तो क्लियर होगा कि आइसोमॉर्फिज्म नहीं होने वाला, राइट? नहीं, कंफ्यूज मत होना। एग्जाम में कंफ्यूज करता है। एक होता है R2 to R3 है, दूसरा होता है उसका सब स्पेस। अगर सिर्फ तुम्हें R2 to R3 नहीं लिखा है, 1 2 3 लिखा है ऐसे, तो इसको R3 मत समझ लेना, उसमें करके चेक करना पड़ेगा डायमेंशन निकाल के। मे भी जो आप उसका करोगे रो एचेलॉन फॉर्म में तो इसका डायमेंशन 2 आए, एक हम लोगों को इंडिपेंडेंट मिल जाए। हाँ, चांसेस इज देयर, यस, वही मैं कह रहा हूँ। मुझे भी लगा, मैं क्वेश्चन किया था उसमें R3 से R2 गए थे तो भी वो तुम्हारा सही हो रहा था, बट एक्चुअली वो सब स्पेस था। वो सब स्पेस था, ऐसे नहीं था, डायरेक्ट नहीं। तो इसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। ओके, मेरे पास कुछ क्वेश्चन है पूछने के लिए, पूछ सकता क्या? बिल्कुल देख ले, पहले एक थ्योरी पार्ट हो गया सर, पहले कर लो, जितना है कर लो। अगर तो रैंक नलिटी थ्योरम पे ये सारे क्वेश्चंस हैं और मेरे ख्याल से यहीं पर ये वीक खत्म हो जाएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन तो ओरली हो जाएगा। अगर चलो ये ऑप्शंस को समझ लेते हैं, तो हाईलाइट किया है। nullity and rank of an isomorphism between two vector spaces V and W both of dimension is n are 0 and n respectively। नहीं होगा। नहीं क्या बोले? nullity and rank of isomorphism between two vector spaces V and W both of dimension n are 0 and n respectively। मतलब कि nullity 0 और rank n है of an isomorphism between two vector spaces V and W both of dimension है, दोनों का डायमेंशन n है।
तो दोनों नलिटी 0 और रैंक n होगा। समझा नहीं ये क्या बोल रहा हूँ। और ये चीज एक्चुअली अरे डायमेंशन जो होता है वो रैंक के बराबर होता है ना, तो हम कह सकते हैं कि रैंक n होगा। अगर दोनों का बोथ डायमेंशन n है एक वेक्टर मतलब स्पेस है, वी तो वो है ना, कैसे कर सकते हो? वी डोमेन है, वी डोमेन वाला है, डब्ल्यू है रेंज वाला, ठीक है? रेंज वाला है, हाँ, तो इन दोनों का डायमेंशन n है, और दोनों आइसोमॉर्फिज्म है बिटवीन टू दोनों वेक्टर। आइसोमॉर्फिज्म मतलब दोनों 1-1 और इंजेक्टिव 1-2 है, सर्जेक्टिव है। इंजेक्टिव है तो रैंक नलिटी तो 0 होना ही है। तो सही है ऑप्शन, ये ऑप्शन सही है। सही कलर से option मत, कलर पे मत जाओ, यहाँ पर देखो ये डार्क किया हुआ है, सही है। तो एक मतलब उसका वो रैंक n होगा और ये नलिटी हाँ 0 होगी, समझ गया नलिटी 0 हो जाएगा तो ना। 0 होगा ये तभी तो। टीम n होगा तो वो तो n तो सही है। हाँ, नलिटी देखो ना, नलिटी तुम्हारा 0 होना चाहिए 1-1 के लिए, और यहाँ पे होगा। ओके राइट। अगला वाला देखो क्या लिखा है कि देयर कैन नॉट एग्जिस्ट एन आइसोमॉर्फिज्म बिटवीन टू वेक्टर स्पेसेस हुज डायमेंशन आर नॉट द सेम। तुम अभी सब स्पेस का बात किए थे तो उस हिसाब से ये सही है। ये सब स्पेस का डेफिनेशन क्या है मुझे बता दीजिए, मतलब सब स्पेस छोटा कब से आएंगे? पार्ट, सबसेट होता है ना। मतलब R3 का R2 सब स्पेस हो जाएगा, है ना? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं वैसा होता है वैसा भाई, भी ऐसा नहीं नहीं बोल होता है। सकते। R3 का मतलब हो गया आपका पूरा R3, पूरा का लेकिन पूरा अगर हम कुछ ऐसे डिफाइन कर दिए कि x y 0, तो ये भी R3 में ही आएगा, लेकिन हमने z को डिफाइन कर दिया, हमने z को कर दिया 5 कि x 2x y और में z 2x z भी कर 5 की वैल्यू, तो ये इसका सब स्पेस हो गया ना, जिसमें z की वैल्यू हमेशा 5 रहेगी। अच्छा एक बात बताना, और एक्स अगर वाई हम बस लिख दिए तो मान लीजिए एक्स वाई बस इसका लिख दिए मतलब है, तो ये R3 थोड़े हुआ है, तो R2 हो गया ना। हाँ। ऐसा है, ठीक। अच्छा एक बात बताओ अवनीश, ये हाँ। x, y, 2x अगर कर दें तो क्या वो सब स्पेस होगा R3 का? R3 का सब स्पेस होगा, इसमें बट 3 हम है। लोगों को इसमें x और x तो हम लोगों को मतलब एक x मालूम होने से हमको z भी मालूम चल रहा है ना। z मालूम चल रहा है, लेकिन वो z में है, उसको x मत समझो, उसका डायरेक्शन z साइड में है, ओके। उसकी वैल्यू x के बराबर है, बट वो x के निकाल रहे हो, बट वो वेक्टर z वेक्टर है। मैं समझ गया ओके। तो अगर डायमेंशन सेम नहीं है तो आइसोमॉर्फिज्म नहीं होगा। अगला वाला देखो कि एनी इंजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन एनी टू वेक्टर स्पेसेस व्हिच हैव द सेम डायमेंशन मस्ट बी एन आइसोमॉर्फिज्म, कि अगर सेम डायमेंशन का है और इंजेक्टिव है तो आइसोमॉर्फिज्म, को सर्जेक्टिव होना है, सर्जेक्टिव के लिए डायमेंशन सेम होना चाहिए, इंजेक्टिव होता है आइसोमॉर्फिज्म भी हो जाएगा। सर्जेक्टिव के लिए डायमेंशन सेम, हाँ, अभी हम रैंक नलिटी थ्योरम में पढ़े थे ना। हाँ सेम होगा भाई, तो बोला। समझे। अगला कह रहा है कि एनी सर्जेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन एनी टू वेक्टर स्पेसेस व्हिच हैव द सेम डायमेंशन मस्ट बी एन आइसोमॉर्फिज्म, मतलब वही उल्टा पुल्टा हाँ वही उल्टा कर दिया जस्ट। There does not exist any surjective transformation from R2 to R3. ये ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पर लिखा हुआ है कि सर्जेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो सर्जेक्टिव का मतलब तो वही हो गया ना जो डायमेंशन सेम है। हाँ, तो फिर यहाँ पर डायमेंशन सेम है, बस ये कंडीशन बताया गया है, और वो जो सर्जेक्टिव का वाली मतलब डायमेंशन कंडीशन सेम थोड़ी ना है। सर्जेक्टिव मतलब रैंक ऑफ ए अरे भाई दोनों सेम चीज डायमेंशन है, ऑफ बी। दोनों सेम चीज है। रैंक ऑफ टी या डायमेंशन ऑफ बी बोलो, दोनों सेम चीज ही है। टी तुमको बी पे मैप करता है तो उसका रैंक निकाल लो, वो डायमेंशन ही तो होगा। any surjective linear transformation between any two vector spaces which have the same dimension, मतलब R2 to R2 में ट्रांसफॉर्मेशन है और वो कह रहा है कि सर्जेक्टिव है, तो वो कह रहा है कि आइसोमॉर्फिज्म होना। आइसोमॉर्फिज्म के लिए 1-1 और 1-2 दोनों होता है। तो सर्जेक्टिव का मतलब, बोलो। सर्जेक्टिव का मतलब ये हुआ ना कि उसकी डायमेंशन सेम है, मतलब रैंक और डायमेंशन दोनों बराबर हैं। हाँ, तो यहाँ पर आइसोमॉर्फिज्म ये बताता है कि वो इंजेक्टिव भी हो रहा है और सर्जेक्टिव भी हो रहा है, तो इंजेक्टिव की तो कंडीशन इसमें गिवन नहीं है, फिर हम कैसे कह सकते हैं कि आइसोमॉर्फिज्म। ओके देखिए, ये वाला आपने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया था। रैंक नलिटी थ्योरम में ये दोनों चीजें आई थी ना यहाँ पे। आइसोमॉर्फिज्म का डेफिनेशन इंजेक्टिव होता है जब रैंक ऑफ टी नलिटी 0 होगी तो रैंक ऑफ टी डायमेंशन ऑफ वी के बराबर होगा, ठीक है। और सर्जेक्टिव जब होगा तो रैंक ऑफ टी डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू के बराबर होगा।
तो यानी कि v के भी बराबर है और w अगर आइसोमॉर्फिज्म होगा तो रैंक ऑफ डायमेंशन ऑफ v डायमेंशन ऑफ w के बराबर होगा। दोनों तो एक दूसरे से तो ही आ अगर रहा ये है। दोनों बराबर है तो और वो बोला है कि सर्जेक्टिव है तो इंजेक्टिव भी होगा इसी हिसाब से। हाँ, ठीक है ठीक है। गॉट इट। मतलब अगर कोई फंक्शन, क्योंकि आज ही मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ उसमें सर्जेक्टिव है तो उसमें देखिए मतलब उल्टा चलिए, यहाँ पर क्या कह रहा है कि आइसोमॉर्फिज्म पूछ रहा है ना, सर्जेक्टिव है। सर्जेक्टिव का मतलब कि डायमेंशन ऑफ w इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ t, और दोनों का डायमेंशन सेम है v और w का, यानी कि v बराबर t है। यानी कि v बराबर t कब होगा? जब नलिटी जीरो होगा, क्योंकि नलिटी के लिए क्या है कि रैंक ऑफ t प्लस नलिटी ऑफ t इज इक्वल टू v। तो नलिटी हाँ। जीरो होगा तभी रैंक ऑफ t डायमेंशन ऑफ v के बराबर होगा, इसे इंजेक्टिव। ठीक है। और है डेड, हाँ R2 to R3 नहीं है। और इसमें क्या ऑप्शन 1, देयर एग्जिस्ट ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन R2 to R2 सच दैट इमेज ऑफ t इज इक्वल टू कर्नल ऑफ t। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है R2 to R2 ऐसा कि इमेज ऑफ t इज इक्वल टू कर्नल ऑफ t, मतलब उसकी इमेज भी वही तो नहीं हो और कर्नल भी उतनी, मतलब नलिटी भी वो हो, रैंक कर्नल भी, मतलब नल स्पेस हुआ ना। हाँ, और ये दोनों सेम हो। और यहाँ पर मैंने सिंगल अगर रहे, मतलब सिर्फ एक ही उस कर्नल में सिर्फ जीरो रहे और जीरो वेक्टर मैप करे, कोई वेक्टर मैप करे इसके लिए कर्नल। एग्जांपल 661 देखते हैं, इसमें मैंने लिख रखा है। अच्छा। 661 एग्जांपल देख लो। कहाँ मेरे ख्याल से होना चाहिए। ये है 661। हाँ बोलिए क्या है 661? 661 ये है कि R3 तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है। तो यहाँ पर देखो ये हो गया 2 0 और यहाँ पर रैंक और नलिटी क्या है? रैंक और नलिटी से क्या होगा? इसका कर दें 2 से डिवाइड पे जाएगा 1 0 3/2 और यहाँ 1/4। तो यहाँ पे तो ये हो जाएगा, ये तो इसका नलिटी 1 हो गया और रैंक 2 हो गया ना। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन ये? मेरे को जहां तक लगता है ये सही ऑप्शन है, क्योंकि नहीं एक मिनट, यहाँ पर R2 to R2 है, यहाँ पर अलग था ना। वो अलग है। देयर एग्जिस्ट ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन R2 to R2 सच दैट इमेज ऑफ t और कर्नल, अगर t हमारा जो वो है आउटपुट है, ये वाला एग्जांपल हमने पहले आया था ना, इसमें नलिटी 1 हो गई और इमेज भी 1 हो गया ना। ये वाला एग्जांपल है x, 0 वाला जो था, x, y से x, 0 जो हो रहा था वो वाला। ये कौन सा एग्जांपल था? पहले एक आया था ना जिसमें इसका रैंक 1 है, इसका भी रैंक 1 होगा और नलिटी भी 1 है। ओके। इमेज ऑफ टी सेम चीज R3 के लिए कह रहा है, सेम चीज R3 के लिए कह रहा है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जहाँ पर रैंक और नलिटी बराबर हो जाए, तो नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर अगर 2 हैं तो एक नलिटी और एक रैंक हो जाए। 3 क्रॉस 3 है तो कैसे बराबर हो? दो नलिटी एक रैंक, एक नलिटी समझ आई बात ये वाली? R3 में नहीं दो होगा, नलिटी एक रैंक, एक नलिटी 2 रैंक। समझ बराबर मैं नहीं जस्ट वही कर रहा था मैं। नहीं होगा ना भाई, दोनों कैसे बराबर नहीं होगा। अगला कर्नल ऑप्शन टी है मतलब 0 होना चाहिए ना। ये होगा कर्नल टी V1 का मतलब तो नलिटी इज इक्वल टू 0 हुआ ना। अगला ऑप्शन देखो, क्या बोले? कर्नल ऑफ टी का मतलब तो नलिटी इज इक्वल टू 0 हमेशा। नहीं ऐसे थोड़ी ना। कर्नल का मतलब ही नलिटी होता है। अच्छा, कर्नल का टी मतलब नल स्पेस होता है। हाँ वही नल स्पेस और नलिटी वही बात। नल स्पेस के वेक्टर्स कितने हैं, मतलब नंबर ऑफ नहीं, एलिमेंट इन नल स्पेस इज कर्नल ऑफ टी इक्वल टू नल स्पेस एंड डायमेंशन ऑफ नल स्पेस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ नल स्पेस इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट नल स्पेस। हां ये बेसिस ऑफ नल स्पेस, सॉरी नॉट नल स्पेस, बेसिस। ऑप्शन 3 देखो, V to V ट्रांसफॉर्मेशन है, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड V1 V2 belongs to V are linearly independent, then transformation of V1 and transformation of V2 are also linearly independent। मतलब हमारा एक वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन V से V में है
और हमारे दो वेक्टर v1 v2 जो v में है वो इंडिपेंडेंट है, तो उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो भी इंडिपेंडेंट होगा। जरूरी तो नहीं है मेरे ख्याल से। कैसे समझ में नहीं आया, B2B कैसे किया है, R1 से R1 किया है क्या है? b कोई वेक्टर है। वेक्टर स्पेस v है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन मतलब है यूनिट है, उसका जो कांस्टेंट है वो यूनिट हो गया, मान लेते हैं जो होता है ना 1 मान लो, R1 मान लो। R1 नहीं, उसका जो भी ट्रांसफॉर्मेशन मतलब ऐसा है जो उसी सेम वेक्टर हमें मिल रहा है। ओके। तो उसमें अगर v में अगर दो वेक्टर v1 v2 इंडिपेंडेंट है, तो वो उसके जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो इंडिपेंडेंट होगा, पूछ रहा है। इसको प्रूफ कैसे करेंगे? नहीं, दूसरा वाला वेक्टर भी तो उसी वेक्टर पे मैप कर सकता है अगर दोनों वेक्टर सेम हो तो। v1 और v2 अगर सेम तो हो सकता है, तो फिर लीनियरली इंडिपेंडेंट कैसे रहा? v से v में v से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो इसका क्या मतलब है? कोई फंक्शन है जो v लेता है और v पे मैप करता है वापस। जैसे एक हमारा एग्जांपल था एक्स वाई मैपिंग थी, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन था 2xy। अच्छा। तो हमने देखा था वो आइसोमॉर्फिज्म था, यहाँ पर सारे वैल्यू R2 to R2 था ये। तो R2 to R2 मतलब v to v। तो हमें सारी चीजें उधर इसमें सर के मिल रही थी, कोई भी सबके लिए इंजेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों था। तो इस तरह का कोई अगर ट्रांसफॉर्मेशन है तो इधर दो वेक्टर हैं वो डिपेंडेंट हैं, तो ये भी इंडिपेंडेंट होंगे या इंडिपेंडेंट, वो क्वेश्चन कर रहा है। तो जरूरी नहीं है, इधर वाला अगर वेक्टर इंडिपेंडेंट है तो इधर वाला वेक्टर डिपेंडेंट हो सकता है। जैसे अगर हम कहें तो ये वेक्टर के इंडिपेंडेंट की बात कर रहा है ना? हाँ, लेकिन एक चीज मुझे ये जानना है, हम लोग नंबर्स लेके हमेशा मतलब तुरंत नंबर्स के साथ तो कम अप नहीं हो सकते, तो कोई और जनरल तरीका जिससे ये प्रूफ हो सके? जनरल तरीका नंबर से ही है, इजी तरीका। जैसे x कमा वाई, आपको हमको चेक क्या करना है, बताना चाहिए कि हमें चेक क्या करना है। हमें ये चेक करना है कि हम कोई ऐसा सेम में R2 to R2 ट्रांसफॉर्मेशन है, तो हम ऐसा वेक्टर निकालें कि इनका ट्रांसफॉर्मेशन सेम है या अलग सेम आ सकता है, कि डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट आ सकता है। जैसे हमने एक्स वाई का हमने ट्रांसफॉर्मेशन बता दिया x कमा 0। तो अब ये देखो ये हमने लिया 1,2 और दूसरा हमने लिया 1,0। ये इंडिपेंडेंट है दोनों, एक से दूसरा नहीं आ सकता। ठीक है, ओके। 1,2 का क्या होगा 1,0, हाँ। और 1,0 क्या होगा 1,0। तो ये दोनों क्या है, डिपेंडेंट है। हाँ, तो वही चीज। ओके। समझ में आ गया। समझ में आ गया, लेकिन बात में जो है वो दम नहीं है। समझ में आ गया, कर लेंगे। मतलब इसका आप मतलब ये है कि x का कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, राइट? लेकिन जो y का वैल्यू है वो हमेशा 0 रहना चाहिए। ऐसा कहीं क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन पूछा है और हमको वो प्रूफ करना है, दिमाग में सोचना है कि क्या इसका अपोजिट पॉसिबल है या नहीं है। तो हमने उसका अपोजिट करके दिखा दिया, तो मतलब ये गलत हो। जी, समझ में आ गया, आगे चला जाए। आगे वाला क्या कह रहा है देखो, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T v1 v2 आर लीनियर इंडिपेंडेंट एंड v1 v2 आर आल्सो लीनियर इंडिपेंडेंट। क्या अंतर है दोनों? कन्वर्स है, तो भी दिया था ऊपर उसका कन्वर्स है। हाँ, अब इसमें क्या कह रहा है कि अगर ट्रांसफॉर्मेशन इंडिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट है, तो ये v1 वेक्टर्स भी v2 इंडिपेंडेंट। वेक्टर्स भी इंडिपेंडेंट होंगे कि नहीं? हाँ होंगे, ये सही है। ठीक है, वीक 7 8 करा दीजिए ना आज। नहीं, आ गया 7। ये वीक 7 है या वीक 8 है? वीक 7 अभी वीक 7 के लिए तैयार नहीं है ये सभी। साइंटिस्ट का नाम क्या है? एक्चुअली में वीक 5 से बहुत सारा क्वेश्चन हम बनाए थे आज, तो अगर तुम उसमें जा सको या फिर हम स्क्रीन शेयर करें, क्या करें बोलो? क्वेश्चन कहाँ का है बोलो?
प्रैक्टिस असाइनमेंट का ही है। कौन सा? बोलो बोलो, नाम बोलो। बता रहे हैं 2 मिनट दे दो हमको। एक्चुअली लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही चेक करना है हमको, एक बता दो बाकी हम खुद ही कर लेंगे। तुम शायद जैसे सेशन पहला बाद वाला में है ज्वाइन किए ना, तो उसमें काफी चीजें कवर की हैं, सारे क्वेश्चन ये जो है सब कवर किया है। 5.5 वाला ये पूरा कवर किया आज तो सारा। महा धमाका हो गया, वीक 5 और 6। मैंने कहा क्या हो गया भाई। अच्छा इशारा हो 5.5 चुका है तो ठीक है, मैं बाद में देख लूंगा। 5.5 कौन सा क्वेश्चन यही बोलो? सेकंड वाला विच आर द फॉलोइंग इज आर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसके लिए आपको चेक वो कैसे चेक करें? ओहो, जो वेक्टर स्पेस कैसे चेक करते हैं? TV1 प्लस TV2 दोनों सेम आना चाहिए। तो V1 V2 लें किसको वो बताओ ना, नंबर्स क्या क्या लें? X1 Y1 और X2 Y2 लोगे। अच्छा अगर वो आपको X1 Y1 में दिक्कत हो रही है, आप 1 2 3 4 ले लो। अच्छा एक वेक्टर 1 2 ले लो, दूसरा 3 4 ले लो। दैट्स वेरी इजी। ठीक है। एक्चुअली मेरा सारा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, ये रुक और जा 1 1 1 1 ऑन 2 1 1 रुक ऑन जा, 2 तो मैं हम चेक इस कर वाले लेंगे। को तुम्हें करके दिखाता हूँ। रुक जा, इसका पेन एक बार मुझे खोलने दो। हाँ, ये वाला है जो पहला लेते हैं, ठीक है। पहला हमने दो वेक्टर लिया 1, 2 और 3, 4। तो इनको जोड़ दो, जोड़ देंगे तो क्या होगा? 3, 6 हाँ और 3, 6 का ट्रांसफॉर्मेशन बताओ क्या होगा? x यानी कि 3 3 और 6 और प्लस 9 3 9 9 और 7। हाँ तो इनका जो एडिशन किया उसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, इसका अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन करो। 1 2 का क्या होगा? 1 2 का होगा 1 3 और 3 प्लस 1 है ना, 2 प्लस 1 3। 3 और इसका क्या 3 4 का क्या होगा? 3। तुम्हारा 3 हो जाएगा, उसके बाद 7 हो जाएगा और उसके बाद 5 हो जाएगा। अब जोड़ के बताओ क्या होगा? 3 प्लस 1 4 नहीं आएगा। नहीं आएगा ना, तो ये नहीं हो रहा है। इस तरीके से अच्छा, करते हो। इस इसमें तरीके से X1 Y1 लेकर के भी कर सकते हो, X2। अगर ये वाला सही हो गया तब एक स्केलर वाला चेक करो, TCV इज इक्वल टू CTV। तो ये दो कंडीशन है, दो एक्सियोम है, दोनों को तो चेक कर लो। इसमें भी कोई भी स्केलर लेके कर सकते हैं ना? हाँ हाँ ठीक है, मैं समझ गया, मैं कर लूंगा। मैं वही सोच रहा था कि मतलब जनरल केस में लूं या नंबर्स लेके करूं। नंबर्स लेके तो जैसे इजी पड़े वैसे कर सकते हो। ये सब कर लिया। हर तरीके से सेटिस्फाइड होना चाहिए।